गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द क्लास। स्वागत है आप सभी का लेट्स बिल्ड चैनल पर। लेट्स बिल्ड चैनल पर थोड़ा अपने चैनल का क्या है नाम बता देते हैं। वैसे तो आप सभी को पता ही होगा। तो हम चैप्टर नंबर 3 तक कवर कर चुके थे। क्या पढ़ लिया था हमने? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ लिया था, सेट्स पढ़ लिया, रिलेशन फंक्शन पढ़ लिया, और अब भी है चैप्टर नंबर 4 की। कौन सा? चैप्टर नंबर 4। So we are going to start our chapter number 4। ठीक है, और इस चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। क्या नाम है? कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो अब आप बोलोगे कि ये कौन सा नंबर आ गया? तो क्लास 10th तक मैं आपको बता दूं, 10th तक आपने रियल नंबर्स के बारे में पढ़ा है। किसके बारे में पढ़ा है? रियल नंबर्स के बारे में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पढ़ा है मैम। तो अब आपको पढ़ना है क्या? कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अगर आप स्टेट बोर्ड के हो और आपकी जो बुक है वो ओल्ड एनसीईआरटी है, तो यही चैप्टर नंबर 4 आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 5 में। कहाँ मिलेगा? चैप्टर नंबर 5 में। लेकिन अगर आप न्यू एनसीईआरटी मतलब सीबीएसई बोर्ड का स्टूडेंट हो और आपने अपडेटेड एनसीईआरटी ले रखी है, तो आपको ये चीज मिलेगी चैप्टर नंबर 4 में। क्लियर है ये बात? तो आज हम समझेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों आया। जब हमारे पास रियल नंबर्स थे तो अब इसकी क्या जरूरत समझ आ गई भाई? क्योंकि आपने एक कोड पढ़ा होगा कि आवश्यकता ही आविष्कार की क्या है? जननी है। मतलब कोई भी चीज तब आती है, किसी भी चीज का इन्वेंशन तब होता है जब हमें क्या होती है? आवश्यकता होती है कि नहीं? वरना तो हम पहले के जमाने में क्या थे? बहुत सदियों पहले अगर हम जाएं तो हम क्या थे? बंदर थे, है ना? तो इतनी सारी चीजें आ गई, आज हम आपको ऑनलाइन पढ़ा पा रहे हैं। तो ये सारी चीजें क्या थी? हमारी जरूरतें थी, और जरूरतों के कारण ही चीजें क्या हुई? नई 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 चीजें आती गई। तो सेम विथ कॉम्प्लेक्स नंबर, जब ये आया होगा तो इसकी कोई ना कोई जरूरत रही होगी, वरना क्यों आता? तो इन सारी चीजों को हम डिटेल में और एक एक करके समझेंगे। कोई भी चीज स्किप नहीं होगी, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है? मैं जब भी पढ़ाती हूँ तो इस बात का जरूर ध्यान रखती हूँ कि आपकी पिछली नॉलेज से उस चीज को कनेक्ट कर पाऊं। हमारा ब्रेन इस तरीके से काम करता है कि जब वो नई इंफॉर्मेशन लेता है तो उसको चाहिए कि आप किसी पुरानी इंफॉर्मेशन के साथ नई इंफॉर्मेशन को एसोसिएट कर दो। एसोसिएट का मतलब है जोड़ दो, ठीक है? तो जब हम नई इंफॉर्मेशन को पुरानी के साथ जोड़ देते हैं तो हमारा ब्रेन जो है इजीली उन चीजों को कैप्चर कर लेता है और समझ जाता है। तो सेम हमारे साथ पढ़ाई में भी है। जब आप कोई नई चीज पढ़ते हो तो आप कोशिश किया करो कि उस नई चीज के पहले जो चीज हमें जरूरत है, जिस चीज की जरूरत है, जिस कॉन्सेप्ट की जरूरत है, वो कॉन्सेप्ट आपने पहले पढ़ रखा है या नहीं। अगर पढ़ रखा है तो आपको क्या करना है? पहले उस कॉन्सेप्ट से रिलेट करना है कि गैप कहाँ पे आ गया, किस गैप के कारण हमारा ये नया कॉन्सेप्ट आ रखा है, ठीक है? तो आपको मैं मान के चल रही हूँ कि रियल नंबर्स तक की नॉलेज है। अगर रियल नंबर्स की नॉलेज नहीं है तो क्लास 10th का 1 गो वीडियो है, एक ही बार में मैंने एक चैप्टर कंप्लीट कराया है, जिसमें मैंने कंप्लीट एनसीईआरटी ही कराई है। तो आप उसको जाकर देख लेंगे ताकि आपको कॉम्प्लेक्स नंबर समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है? हमारे क्लासरूम रूल्स हैं कि आपको क्या है, अगर आप इस वीडियो तक आ गए हो तो प्लीज आप एक बार मुझ पर भरोसा करके क्या करना है? आपको पूरा वीडियो देखना है, सारी चीजों को समझना है। और अगर आपको लास्ट में लगता है कि चीजें आपको समझ नहीं आई तो आप फिर से एक बार वीडियो देखो। कई बार होता है कि बच्चों को ऑनलाइन चीजें समझ नहीं आती है, ठीक है? हर लर्नर जो है इंडिविजुअल, एवरी इंडिविजुअल जो है डिफरेंट डिफरेंट प्रकार का होता है, ठीक है? हर किसी का लर्निंग स्पेस अलग होता है, हर किसी की लर्निंग स्टाइल अलग होती है। किसी को पसंद है भाई मार के ही पढ़ाओ, जब तक 2 डंडे नहीं पड़ेंगे मैं नहीं पढ़ूंगा। कोई बच्चा है जो अपनी मर्जी से ही पढ़ लेता है ना? तो मजाक कर रही हूँ।
लर्निंग स्टाइल का मतलब अलग है कि मतलब कोई देख कर पढ़ता है, कोई सुनकर पढ़ सकता है, ऐसी कोई ऑनलाइन में कंफर्टेबल है, कोई ऑफलाइन में कंफर्टेबल है। तो ये अपना अपना लर्निंग स्पेस होता है। आप उस हिसाब से क्या करेंगे देखेंगे। आपको 3 बार वीडियो देखने की जरूरत पड़ रही है, आप 3 बार देखो। तो आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट भी समझेंगे और एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी करेंगे। तो जब क्वेश्चन आए तो आपको एक काम करना है कि आप प्लीज उन क्वेश्चन को पहले खुद से ट्राई करना है। कॉन्सेप्ट मैं बता दूंगी, फिर 1-2 क्वेश्चन भी बताऊंगी, फिर आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन को क्या करना है, खुद से ट्राई करना है। ठीक है, इतनी चीजें आप अगर करोगे तो आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, आगे बढ़े तो हम स्टार्ट करते हैं अपना कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या स्टार्ट करते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो आपको पता है कि जब मैं कोई भी चैप्टर पढ़ाती हूँ तो उसमें सबसे पहले आपको ये जरूर बताती हूँ कि इसकी जरूरत क्या पड़ी, कहाँ से आया, थोड़ा उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देने की कोशिश करती हूँ ताकि आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आ पाए। अदरवाइज अगर मैं आपको बता दूं कि हाँ ठीक है जेड इक्वल टू ऐसा होता है ए प्लस आई बी करके, इसमें से ए और बी कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो आप खुद ही सोचो कि क्या है यार, रटना थोड़ी है। ठीक है, तो इसीलिए अगर आप मैथ्स में थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी समझोगे तो आपको चीजें क्या है बहुत क्लियरली और बहुत इजीली समझ आएंगी। आप कनेक्ट कर पाओगे कि किस गैप के कारण हमारा ये चीजें, नई चीजें जो है आ रही हैं। तो बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। इससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मान लो हमारे पास सबसे पहले नेचुरल नंबर्स थे। अगेन आई विल स्टार्ट विद नेचुरल नंबर्स। जब भी मैं नंबर्स पढ़ाऊंगी तो नेचुरल नंबर से ही स्टार्ट करूंगी, क्योंकि मैथ्स की दुनिया में कदम रखने से पहले जब आपने कदम रखा तब आपने 1 2 3 4 ही पढ़ा होगा, उससे पहले आपको कुछ नहीं पढ़ाया गया। जब आपने अपने हाथ में वो क्या पकड़ी थी, आती है ना चौक आती है, उसको पकड़ी थी या पेन पकड़ी थी? अब तो डायरेक्ट पेंसिल पकड़ा देते हैं। हमारे टाइम पे मतलब जब मैं छोटी थी तो मुझे एक स्लेट मिलती थी और वो स्लेट मेरी ना पत्थर की थी, मतलब हाँ पत्थर की थी, और उसमें लकड़ी का बॉर्डर लगा हुआ था और एक चौक आती थी। वो जो बोर्ड में लिखते हैं ना वो वाली चौक नहीं आती है, वो थोड़ा हार्ड वाली चौक होती है। तो उससे क्या है कि हम उसको बत्ती बोलते थे हमारे इधर पे, तो हम उसमें पढ़ते थे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें वही सिखाया गया था 1 2 3 4 5 6, बोलते हैं बॉक्स वाली कॉपी लाओ भाई 1 2 3 4 पढ़ाएंगे, है ना? तो सबसे पहले हमारे जीवन में आया 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, से हमारे पास नंबर्स आ गए। हमने बहुत इजीली पढ़ भी लिया, हमने समझ भी लिया कि भाई अगर हमें बताना है कि हमारे पास कितनी टॉफी है तो कैसे बताओगे, तो बता देंगे भाई हमारे पास 2 टॉफी हैं। ठीक है, फिर अगर आपसे कोई पूछे कि आपके पास कितने पैर है तो आप कैसे बताओगे, भाई काउंट करके बताओगे, है ना? तो बचपन में तो हमने क्या कर लिया, इन चीजों को अडॉप्ट कर लिया, भाई जैसे सिखा दिया हम सीख लिए। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा हम बड़े हो चुके हैं अब। ठीक है, 11th क्लास में पहुंच चुके हैं तो कुछ तो अब टेंशन होनी चाहिए ना। तो हमारे पास क्या है, मान लो कि मैंने 2 नंबर ले लिया, एक मैंने नंबर ले लिया 6 और एक मैंने नंबर ले लिया 3, मैंने 2 नंबर्स ले लिए। अब मेरी कोई ऐसी इक्वेशन है, अब इसमें से आपको क्लियरली पता है कि 6 जो है 3 से बड़ा है। ठीक है, तो अब मान लो मेरे पास ऐसी इक्वेशन मान लो फॉर्म हो गई कि x प्लस 6 इक्वल टू 3। अब आप बोलोगे ये इक्वेशन कहाँ से फॉर्म हो गई? तो देखो ये इक्वेशन फॉर्म बहुत तरीके से हो जाती है। हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम होती है ना, उसमें से हमारे ऐसी कोई इक्वेशंस फॉर्म होती रहती हैं। मैथमेटिकल मॉडलिंग नाम की चीज होती है जिसके थ्रू हम ये सारी चीजें करते हैं, वो बड़े रिसर्च टाइप की बातें हैं। बट आप जनरल समझ लो कि लेट माई एज इज एक्स, माई फादर एज इज दिस एंड सम ऑफ द एजेस इज दिस, तो हमारे पास ऐसी कुछ इक्वेशन फॉर्म हो जाती है। ठीक है, अब अगर इसको आप सॉल्व करो तो x इक्वल टू 3, ये प्लस का 6 है, राइट हैंड राइट में जाएगा तो माइनस का 6 बन जाएगा। तो x इक्वल टू 3 माइनस 6 क्या हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब आप बताओ कि आपके पास किसी भी x, मतलब आपने कुछ वेरिएबल माना है, मान लो आपने टेम्परेचर माना था, तो आपके पास -3 तो है ही नहीं ना, तो कहां से लाओगे -3? तो -3 ये क्या था, ये जो इक्वेशन थी ये नॉट सॉल्वेबल थी, किसके लिए?
नॉट सॉल्वेबल थी फॉर नेचुरल नंबर के लिए, फॉर नेचुरल नंबर। आपको पता है नेचुरल नंबर को ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो हमारे पास इंट्रोड्यूस हुए इंटीजर्स। क्या इंट्रोड्यूस हुए? इंटीजर्स, जो कि माइनस इंफिनिटी से आएंगे, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ठीक है। फिर मेरे पास एक इक्वेशन नई प्रकार की फॉर्म हुई जिसमें आ गया 6x इक्वल टू मान लो 3, तो x इक्वल टू क्या आ गया 3/6, तो 3 से 2, तो x इक्वल टू आ गया 1/2। अब आप बोलो क्या ये इंटीजर है? नहीं, तो ये जो मैंने इक्वेशन बनाई ये नॉट सॉल्वेबल है, नॉट सॉल्वेबल है फॉर इंटीजर्स, ठीक है। तब हमारे पास क्या आ गया? रैशनल नंबर्स आ गए, ठीक है। अब आप बोलोगे रैशनल नंबर्स आ गए, तो रैशनल नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं? p बाई क्यू फॉर्म के होते हैं, जिसमें से p और q क्या होता है? इंटीजर से आता है, और q नॉट इक्वल टू 0 होता है। ये चीजें आपने पढ़ के रखी है। अब मेरे पास एक नई इक्वेशन फॉर्म हुई एक्स स्क्वायर -1 इक्वल टू 0 टाइप की, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 टाइप की आप ले लो, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया? -1। और अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है, इसलिए मैं क्या करूंगी? दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लूंगी। और आपको पता है जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस और माइनस दोनों लेते हैं। क्यों लेते हैं ये आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। अगर नहीं पता है तो आप ये भी लिखोगे कि मैम हमें ये नहीं पता है, वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। -1 मैंने बहुत बार आपको बता रखा है, तो स्क्वायर रूट ऑफ -1 हो गया। अब यहाँ पे देखो कि -1 की प्रॉब्लम आ गई, या तो आप मान लो, पहले थोड़ा इजी ले लेते हैं, यहाँ मान लो आप ले लो -2 पहले, ठीक है। तो हम यहाँ राइट साइड पहुंचेंगे तो 2 आ जाएगा। अब यहाँ साइड हमने पहुंचा तो 2। अब यहाँ पे देखो क्या स्क्वायर रूट ऑफ 2 रैशनल नंबर है? नहीं है, तो ये इक्वेशन क्या थी? नॉट सॉल्वेबल थी। किसके लिए? नॉट सॉल्वेबल फॉर रैशनल नंबर। आई बात समझ में? तो हमारे पास क्या इंट्रोड्यूस हुए? इररेशनल नंबर। इसको क्या बोलते हैं? इररेशनल नंबर, ठीक है। और इररेशनल नंबर जब इंट्रोड्यूस हुआ तो इसी से आ गया हमारा रियल नंबर्स, क्योंकि सारे नंबर्स जब तक आपने पढ़ रखे हैं उन्हीं सबको मिला के हमारा क्या बनता है? रियल नंबर्स बनता है, ठीक है। रियल नंबर्स तक की मैम कहानी समझ आ गई कि हमारे पास कुछ इक्वेशंस थी जो फॉर्म हो रही थी, जब हम उसका सॉल्यूशन निकाल रहे थे तो हमें कुछ अलग ही टाइप का नंबर मिल रहा था, जो कि जो नंबर हम जानते थे वैसे थे नहीं। तो हमारे पास क्या हुआ कि नए टाइप के नंबर्स को इंट्रोड्यूस किया गया। क्लियर है इतनी बात? अब जब रियल नंबर्स आ गया तो हमारे पास मान लो एक इक्वेशन ऐसे फॉर्म हो गई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। क्लियर है? अब हम +1 को राइट हैंड साइड ट्रांसफर करेंगे तो -1 हो जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा, स्क्वायर रूट करेंगे दोनों साइड तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1। अब आप बताओ क्या -1 स्क्वायर रूट ऑफ -1 हमारे पास क्या रैशनल नंबर है? क्या इररेशनल नंबर है? क्या रियल नंबर है? आपने पढ़ के रखा है? नहीं, नहीं पढ़ के रखा। क्या है? नहीं पढ़ के रखा। तो स्क्वायर रूट ऑफ -1 was the big problem. -1 was the not big problem. Problem was the square root of any negative number. किसी भी नेगेटिव नंबर का जो स्क्वायर रूट है हमारे पास प्रॉब्लम वहां आ गई कि भाई हम इसे नेगेटिव नंबर के प्रॉब्लम को कहां से सॉल्व करें। अभी तक आपने पढ़ रखा है स्क्वायर रूट ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर, या कि आप बोल दो स्क्वायर रूट ऑफ एनी नॉन नेगेटिव नंबर, क्योंकि जीरो का भी आपको पता है और जीरो से जितनी बड़ी वैल्यू है सबका आपको पता है, लेकिन स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर आपने अभी तक नहीं पढ़ रखा है। और यहीं पर एक बहुत ही विद्वान हमारे पास मैथमेटिक्स आते हैं, आयलर नामक मैथमेटिशियन हुए। आयलर नामक एक क्या थे? मैथमेटिशियन हुए, और उन्होंने ये बताया कि स्क्वायर रूट ऑफ -1 इक्वल टू क्या होता है? आयोटा। इसे हम क्या बोलते हैं? आयोटा, जिसे हम स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले आयलर नामक जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, जिसे उन्होंने आई को उन्होंने बोला ये एक इमेजिनरी क्वांटिटी है। क्या है? इमेजिनरी। स्पेलिंग देख लेना आप लोग,
इमेजिनरी यूनिट है। क्या है? इमेजिनरी यूनिट है। उन्होंने बोला कि भाई ये इसको हम रियल में नहीं देख सकते, ये एक इमेजिनरी यूनिट है। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ -1 इक्वल टू आयोटा जब से आया, मैथ्स की दुनिया में एक अलग ही हमारे पास क्या हो गई, फील्ड आ गई, जिसे हम पूरे रियल नंबर से अलग करके कॉम्प्लेक्स के साथ पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये इमेजिनरी यूनिट आपको समझ आई कि कहां से आई, किसने दिया, क्या जरूरत पड़ी इसकी। अच्छा, इतना तो आपको क्लियर है। अब मैं थोड़ी सी आपको और बातें इसी से रिलेटेड बताती हूँ जो आपके पास प्रीवियस नॉलेज है। देखो, इन इक्वेशंस को सॉल्व करना आप जानते थे, इसलिए मैंने आपको बताया कि प्रॉब्लम कहाँ फंस गई। ठीक है ना? अब मैं थोड़ा और इन चीजों को पिछली क्लासेस से जोड़ती हूँ ताकि आपको क्या है चीजें और अच्छे से समझ आए। तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुई, मान लो ऐसी है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ऐसी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुई। क्या है ये? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे पता क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मैम? अरे भाई देखो ना, देखो तो हाईएस्ट पावर कितनी है इक्वेशन की? आजा भाई आजा, मत परेशान कर। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप समझ जाना क्या लिखा हुआ है। ठीक है, ठीक है, तो इसमें बोला कि इसके सॉल्यूशन का बिहेवियर बताओ कि ये जो सॉल्यूशन देगा किस किस प्रकार का देगा। ठीक है, रियल देगा, रूट्स इक्वल आएंगे, इमेजिनरी आएंगे, कैसे आएंगे? तो आपने एक चीज पढ़ी होगी, डी इक्वल टू आपने निकाला होगा, डिस्क्रिमिनेट इक्वल टू निकाला होगा, स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस का 4ac, और इसमें आपने एक कंडीशन पढ़ी होगी कि अगर ये लेस देन 0 है तो इसका मतलब है इस इक्वेशन के पास क्या होंगे, इमेजिनरी, आप बोल सकते हो रूट्स होंगे। मतलब अगर पॉलिनोमियल ले रहे हो तो रूट्स बोल दोगे, या कि इमेजिनरी सॉल्यूशन, इक्वेशन के लिए क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन। ठीक है, अब आप बोलोगे मैम हमें समझ नहीं आया। ठीक है, मैं एक एग्जांपल लेके बता देती हूँ आपको। मान लो आपके पास क्या है कि x² माइनस का x प्लस का 1। ठीक है, ऐसी हमारे पास इक्वेशन है। अब मुझे बताना है कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे होगा, रियल होगा, इमेजिनरी होगा, कैसे होगा, ये आपने पढ़ रखा है। तो मैं निकालूंगी d इक्वल टू, तो b की वैल्यू कितनी है, -1, मतलब 1 -4, और a की वैल्यू यहां से देखो, a इक्वल टू कितना है, इस इक्वेशन से कंपेयर करना है। ठीक है, तो a इक्वल टू 1 आ जाएगा, b इक्वल टू -1 आ जाएगा, और c इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1। तो b स्क्वायर मतलब -1 का होल स्क्वायर 1। ठीक है, -4ac, तो 4 इंटू 1 1 टू 1 कितना आ गया, देखो स्क्वायर रूट ऑफ -3, जो कि -3 हमारे पास क्या है, एक लेस देन 0 वैल्यू है। -3 क्या है, लेस देन 0 है, या कि आप यहां से स्क्वायर रूट हटा दो, आप ऐसे समझ लो कि b स्क्वायर -4ac हमारे पास क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। ठीक है, तो अब हमारे पास ये जो d की वैल्यू है वो क्या है, इसके पास कैसे सॉल्यूशन होंगे, इमेजिनरी सॉल्यूशन होंगे। आई बात समझ में? तो ये जो इमेजिनरी का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ रखा था और आपको बस वहां रटा दिया गया था, और क्या ही क्यों ना रटाएं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट तो आपका 11th का है, तो आपको बता दिया जाता है कि बस भाई इसको रट लो। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे पास एक कॉन्सेप्ट यहां से आ गया। फिर आगे चलते हैं, एक इसको समझने का और तरीका है कि मान लो आप स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ b करते हो, तो हमारा आंसर आता है स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। कैसे? मान लो स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ, मैं आपको 5 करने को बोल दो, तो आप क्या बोलोगे मैम, स्क्वायर रूट के अंदर दोनों क्वांटिटी है, दोनों का इंटू कर दो, स्क्वायर रूट लगा दो। बहुत सही बेटा। स्क्वायर रूट ऑफ -3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 कर दो, तो आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ -15। अच्छा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -5 कर दो, आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ -15। कितना आ जाएगा, -15। अब स्क्वायर रूट ऑफ -3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -5 करो, और अब बोल दो 15 आएगा, तो ये गलत है। ये क्यों गलत है? क्योंकि हमारी ये वाली जो कंडीशन होती है, ये स्क्वायर रूट ऑफ -a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -b इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी नहीं होता है, इसके लिए सेटिस्फाई नहीं होती है, ध्यान रखना है। तो किसके लिए होती है, यहाँ पे देखो आप,
स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट ऑफ ए बी इफ ए एंड बी बोथ पॉजिटिव, दोनों क्या है, या तो दोनों पॉजिटिव हो और ईदर ए नेगेटिव और बी नेगेटिव, या तो यहाँ पे आप कॉमा लगा के और बी नेगेटिव। मतलब अगर दोनों नेगेटिव हो गए तो ये कंडीशन होल्ड नहीं करती है। अब क्यों नहीं करती है ये भी हम इसी में सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपने पहले फॉर्मूला पढ़ा होगा, तो ये फॉर्मूला पढ़ने के बाद ये क्यों सेटिस्फाई नहीं करती है, इसके पीछे का क्या रीजन है, ये भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर में ही समझते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी कि कॉम्प्लेक्स नंबर की हमें जरूरत क्यों पड़ी। मैंने आपको 3 तरीके बताए सोचने के और सबका रीजन एक ही था कि स्क्वायर रूट के अंदर अगर नेगेटिव आ गया तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करता था। हमारे पास ऐसा कोई नंबर नहीं था जिसमें हम स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर को क्या करें, रिप्रेजेंट कर पाए, ठीक है। तो हमारे पास फिर क्या आ गया, एक आयलर नामक मैथमेटिशियन हुए जिन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया, क्या इंट्रोड्यूस किया, स्क्वायर रूट ऑफ -1 इक्वल टू आई, ठीक है। किसी को आप बोल सकते हो कि आयोटा इक्वल टू क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ माइनस का 1, क्लियर है। अब हम पढ़ेंगे इंटीग्रल पावर, इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा, ठीक है, ये आई हो गया। तो इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा क्या है, अब हम देखेंगे कि अगर हमने आयोटा की पावर 1 2 3 4 5 -1 -2 किया तो क्या रिजल्ट आता है, ठीक है। तो आई इक्वल टू हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ -1, पता है आपको सबको। अब मान लो मैंने क्या कर दिया, आयोटा स्क्वायर कर दिया। तो आयोटा स्क्वायर का क्या मतलब है कि आयोटा की वैल्यू का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई। इसका मतलब है कि कैसे मैंने लंगड़ा बना दिया इसको, अच्छा, तो इसका मतलब है स्क्वायर रूट ऑफ -1 स्क्वायर रूट ऑफ -1, होगा कि नहीं होगा बताओ। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ -1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -1, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और जब आप स्क्वायर रूट से 2 क्वांटिटी बाहर निकालते हो तो क्या आ जाता है, एक क्वांटिटी बाहर आती है। तो आयोटा स्क्वायर इक्वल टू हमें क्या मिल गया, माइनस का 1। अब हम बात करते हैं आयोटा क्यूब का। तो आयोटा क्यूब का मतलब क्या है, अभी हमें आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पता है और आयोटा की वैल्यू पता है, तो हम आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा कर सकते हैं कि नहीं। अरे आपने पढ़ा है ना भाई, एक्स की पावर m इंटू एक्स की पावर n इक्वल टू एक्स की पावर m प्लस m। तो देखो बेस सेम है, पावर अलग है, ऐड हो जाएगी। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 इंटू आयोटा, तो आयोटा क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का आयोटा, क्लियर है। आयोटा की पावर 4 इक्वल टू, बताओ कितना आएगा, इसे आप क्या लिख सकते हो, आयोटा की पावर 4 को आप लिख सकते हो आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, देखो पावर ऐड हो जाएंगी। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, -1, तो ये हो जाएगा -1 इंटू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। अब इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस मतलब 1, आयोटा की पावर 4 इक्वल टू 1। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, आपको एक इसे याद रखना है। अगर आप याद नहीं रखोगे तो आपको समझना है जैसे मैंने किया है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखो तो ये वही वाली फॉर्मूला लग रहा है, माइनस ए इंटू माइनस का बी, रिजल्ट क्या होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग, ए बी। देखो ए बी नहीं है, -1 इंटू -1 करोगे तो क्या 1 आएगा, नहीं ना, तो देखो ये फेल हो गई यहीं पे, तो ये होता है हमारे पास -1, ठीक है, इसीलिए ये फेल कर जाता है। अब आयोटा की पावर 4 इक्वल टू क्या आ गया, 1, इतना पता है आपको। अब मान लो आयोटा की पावर हमें 5 निकालना है, क्या निकालना है, एक बहुत अच्छी चीज यहाँ से पता चलेगी, आयोटा की पावर 5। तो अब आपको पता है कि भाई आयोटा की पावर 4 इक्वल टू 1 होता है,
और 1 का इंटू आप किसी में करोगे तो वही नंबर आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं ना आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा। आयोटा की पावर 4 इक्वल टू 1 इंटू आयोटा, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा आयोटा, मतलब आयोटा की पावर 5 इक्वल टू आयोटा। क्लियर है? आयोटा की पावर 6 देखो तो क्या आ जाएगा, आयोटा की पावर 4 प्लस, हाँ इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर नहीं समझ आता तो 4 प्लस 2 पहले लिख दो, फिर आप क्या लिख सकते हो आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा की पावर 2। आयोटा की पावर 4 की वैल्यू 1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, इसका मतलब आयोटा की पावर 6 की जो वैल्यू आई क्या आ गई -1। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे आयोटा की पावर 7 करेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आयोटा की पावर 4 और प्लस 3, तो यहाँ से आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा की पावर 3। आयोटा की पावर 4 की वैल्यू 1 इंटू आयोटा की पावर 3, और आयोटा की पावर 3 की वैल्यू हमने निकाली है माइनस आयोटा, तो यहाँ आ गया माइनस आयोटा। ये है आयोटा रेज टू पावर 7, तो एक हमें ये मिल गया। ठीक है, अब हम निकालते हैं आयोटा रेज टू पावर 8। इसे हम क्या लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4 प्लस 4, तो क्या हो जाएगा आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा की पावर 4। आयोटा की पावर 4 की वैल्यू 1, आयोटा की पावर 4 की वैल्यू 1, मतलब आयोटा की रेज टू पावर 8 की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। अब अगर आप यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, आयोटा की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ -1 थी, मतलब स्टार्ट हमने आयोटा से किया था, जैसे ही हमने 4 से पढ़ा आगे बढ़ा हमें फिर से आयोटा मिल गया, फिर एक और आगे बढ़ो तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आयोटा की पावर 6 की वैल्यू मिल गई, फिर एक और आगे बढ़ो तो आयोटा की पावर 7 की वैल्यू आयोटा 3 के इक्वल हो गई, फिर एक और आगे बढ़ो तो आयोटा की पावर 4 की वैल्यू आयोटा की पावर 8 आ गई कि नहीं आ गई। तो अब यहाँ से एक रिजल्ट पता चलता है कि आप नोट करके लिखोगे, क्या नोट करके लिखोगे कि आयोटा रेज टू पावर 4n इक्वल टू हमेशा कितना होता है 1, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्या होगा n नेचुरल नंबर होगा, तो 4 के मल्टीपल्स में हमेशा ही आयोटा कितनी वैल्यू दे देगा 1। कैसे देखो, मान लो आयोटा की पावर हमने 12 ले ली, तो आप इसको क्या लिख सकते हो आयोटा की पावर 4 प्लस 4 प्लस 4 लिख सकते हो कि नहीं। तो इसे आप क्या लिख सकते हो आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा की पावर 4, तो ये 1 इंटू 1 इंटू 1, तो इसकी कंप्लीट वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। क्लियर है आपको? कैसे करेंगे हम, आ गई बात समझ में। अब यहाँ से एक चीज आप और देखो, एक रिजल्ट कि अगर आप आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब, ये पहला है, प्लस आयोटा की पावर 4 करो तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो 0 आएगी। कैसी आएगी देखो, आयोटा की वैल्यू तो आयोटा ही होती है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, आयोटा क्यूब की वैल्यू होती है माइनस आयोटा, और आयोटा की पावर 4 की वैल्यू होती है +1, आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा। ठीक है, यहाँ से देखो -1 से +1 कैंसिल, आई से आई कैंसिल, कितना आ गया 0 आ गया कि नहीं आ गया। तो किसी भी कॉन्जिक्यूटिव पावर को आप ऐड करोगे, 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर होनी चाहिए, उसका सम हमेशा क्या होगा 0 होगा। क्या होगा 0 होगा। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो कि आयोटा की पावर 4n प्लस आयोटा की पावर 4n प्लस 1, या कि आप 4n ना लिख के डायरेक्ट आप n प्लस 1 लिख सकते हो, n प्लस 1 प्लस आयोटा रेज टू पावर n प्लस 2 प्लस आयोटा रेज टू पावर n प्लस 3 इक्वल टू क्या होगा 0, वेयर n बिलोंग्स टू क्या है नेचुरल नंबर। अब n आप कुछ भी रखोगे हमेशा ये 4 लगातार नंबर्स आएंगे कि नहीं आएंगे पावर में, आएंगे, तो उसका सम हमेशा क्या होगा 0 होगा। क्लियर है? अब यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि मैम अगर मुझे आयोटा की पावर 39 सॉल्व करना है, ठीक है, अब आप ध्यान से समझो कि अगर हमें बड़ी पावर सॉल्व करनी है तो हम कैसे करेंगे। तो सबसे सिंपल तरीका है, पावर को उठाओ 4 से डिवाइड करो, अगर 4 से बड़ी पावर है तो 4 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करोगे तो 4 8 जा कितना होता है 4 9 जा टाइप चला जाएगा ना, हाँ 4 9 जा टाइप, तो 4 9 जा 36, मतलब 3 बचेगा, कितना बच गया 3। तो आप इसको क्या लिख सकते हो आयोटा की पावर 4 इंटू 9 प्लस का 3, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हैं मैम।
तो आयोटा की पावर 4n की वैल्यू कितनी होती है, देखो 1 होती है, इसको लिख सकते हो 1 इंटू आयोटा की पावर 3, लिख सकते हो कि नहीं, लिख सकते हैं मैम, क्योंकि हमें पता है x रेज टू पावर m प्लस n इक्वल टू क्या होता है, हम इन दोनों की पावर को प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ से देखो ये इजी हो गया सॉल्व करना, हो गया कि नहीं हो गया। 1 का इंटू करोगे आयोटा क्यूब के साथ, और आयोटा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, माइनस आयोटा, तो हमारे पास आयोटा रेज टू पावर 39 इक्वल टू क्या आ गया, माइनस का आयोटा आ गया। ठीक है, तो आप कितनी भी बड़ी पावर ले लो, अल्टीमेट वो चार ही वैल्यू आने वाली है। कौन कौन सी, ये जो हमने पहले पढ़ी है, आयोटा, -1, माइनस आयोटा और 1। सॉल्व करके देख लेते हैं। अब मान लो आयोटा रेज टू पावर -39, तो आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, एक प्रॉपर्टी आपको पता है कि x रेज टू पावर अगर आप m है -m है, तो आप क्या लिख सकते हो इसको, 1 अपॉन x रेज टू पावर m लिख सकते हो कि नहीं, लिख सकते हैं मैम। तो इसे आप क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन आयोटा की पावर 39। ठीक है, अब आपको पता है आयोटा की पावर 39 की वैल्यू मैंने कितनी सॉल्व की थी, माइनस आयोटा, तो रख दो चुपचाप माइनस आयोटा, आप सॉल्व कर लेना। अब जैसे आपने रैशनलाइजेशन में पढ़ा था कि स्क्वायर रूट अंदर नहीं, डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, स्क्वायर रूट डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, सेम यहाँ पर अगर आपके आंसर में कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी मतलब इमेजिनरी क्वांटिटी अगर डिनोमिनेटर में आ रही है, तो आप क्या करोगे, रैशनलाइजेशन, क्या करोगे, रैशनलाइजेशन। तो रैशनलाइजेशन में आप क्या करोगे, आयोटा है तो आयोटा का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, सॉल्व कर दो, आयोटा अपॉन माइनस आयोटा स्क्वायर, काटना नहीं है भाई, नहीं तो सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, अब ऊपर आ गया आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो एक माइनस था और ये -1, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, और ये 1 है तो मतलब आयोटा। क्लियर है, देखो फिर से आयोटा आ गया। तो कितनी भी बड़ी पावर है आप क्या करोगे, उसको 4 से डिवाइड करोगे, जो रिमाइंडर आएगा वही उसकी क्या होगी, एग्जैक्टली वैल्यू होगी, क्या होगी, एग्जैक्टली वैल्यू होगी। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, आई की पावर n इक्वल टू आई की पावर p इंटू क्यू प्लस आर। और कैसे समझोगे कि n हमारे पास ये है, p हमारे पास ये है, q हमारे पास ये है और r हमारे पास रिमाइंडर है। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू होगी आई रेज टू पावर n की 4 से डिवाइड करोगे ना आप, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4q प्लस r, तो इसकी ओवरऑल वैल्यू हो जाएगी आयोटा रेज टू पावर r, और जिसमें से r क्या है, हमारे पास रिमाइंडर, क्या है, रिमाइंडर। ठीक है, क्लियर है, तो अब कर लोगे आप। चलो एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। मान लो है हमारे पास आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आयोटा की पावर 31। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे, यहाँ देखो आयोटा है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, प्लस 1 अपॉन आयोटा की पावर, इसको आप क्या करोगे, 31 को 4 से डिवाइड करोगे, तो कितना आता है, 4 7 जा 28, कितना बचेगा 3, तो यहाँ कितना आ जाएगा 4 इंटू 7 प्लस का 3। ठीक है, तो आयोटा माइनस का 1 प्लस 1 अपॉन आयोटा की पावर 4 इंटू 7 इंटू आयोटा की पावर 3 इक्वल टू करोगे 1 माइनस आयोटा माइनस 1 प्लस 1 अपॉन, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, क्योंकि मैंने पिछले पहले बताया है कि आयोटा रेज टू पावर 4n की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, 1 हो गया, आया कितना, आयोटा क्यूब। अब इसे सॉल्व करते हैं आगे, तो क्या आ जाएगा, देखो आयोटा माइनस का 1 और प्लस 1 अपॉन आयोटा क्यूब की वैल्यू होती है माइनस आयोटा, तो आयोटा माइनस का 1 -1 अपॉन आयोटा इंटू आयोटा इंटू आयोटा। ठीक है, चलो इसको सिंप्लीफाई करो, आयोटा माइनस का 1 ऊपर आ जाएगा माइनस का आयोटा और डिनोमिनेटर में आ जाएगा आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा माइनस का 1 माइनस आयोटा, आयोटा की पावर 2 का -1 वैल्यू होती है। ठीक है, तो यहाँ से जाएगा आयोटा माइनस का 1 और माइनस माइनस एक प्लस हो जाएगा 2 आयोटा। ठीक है, 2 आयोटा का होगा, प्लस का आयोटा होगा, सॉरी डिनोमिनेटर है। अब आयोटा प्लस आयोटा ऐड होके कितना हो जाएंगे, 2 आयोटा माइनस का 1, तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, ये आ गई, तो सिंप्लीफाई हो गया ना, क्लियर है। तो बेसिकली जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर को आयोटा की पावर को सॉल्व करेंगे, तो ध्यान रखना है कि आंसर में हमारे पास आयोटा से ज्यादा पावर नहीं आनी चाहिए, नहीं तो सबकी वैल्यू हम पुट कर देंगे। ठीक है, और दूसरी चीज डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं होना चाहिए, उसे भी हमें क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं,
कोई डाउट अभी तक नहीं? कोई डाउट नहीं मैम। तो अभी तक आप कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़े हो, ध्यान रखना। अभी तक आपने कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ा है, अभी हम सिर्फ पढ़े हैं आयोटा। ठीक है, क्या पढ़ा है हमने? सिर्फ आयोटा पढ़ा है। अब हम आगे पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत इजी है, बोर्ड के हिसाब से बहुत इजी है, कंपटीशन में थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, बट कोई बात नहीं, हम समझ के पढ़ेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब हम आए हैं अपने टॉपिक में, ठीक है। अभी तक जो हमने पढ़ा था वो क्या था? बेसिक कॉन्सेप्ट थे, और आयोटा आपको एक नई चीज मिली है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। वो सारी वैल्यूज आयोटा की पावर 4 तक की, और जो मैंने 3 आपको फॉर्मूला बताए हैं वो आप कहीं पे लिख लेना सेफ प्लेस पे, ठीक है। अच्छा, एक चीज और है, बताओ आयोटा की पावर 0 इक्वल टू क्या होता है? 1, ठीक है। आयोटा की पावर 0 इक्वल टू क्या होगा? 1 होगा। क्लियर है ना? आपको पता है किसी की पावर 0 हो, सिर्फ 0 की पावर 0 नहीं होना चाहिए। 0 की पावर 0 बस नॉट इक्वल टू 1 होता है, ध्यान रखना। ये क्या होता है? नॉट डिफाइन होता है। क्या होता है? नॉट डिफाइन होता है। तो आयोटा की पावर 0 इक्वल टू क्या होगा? 1, क्योंकि आयोटा इज अ सम क्वांटिटी। आयोटा क्या है? एक क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज द स्क्वायर रूट ऑफ माइनस का 1। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। अच्छा, यहीं पर मैं आपको एक चीज बता दूं कि मान लो अब आपको सॉल्व करना है माइनस का 4, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? तो इसे आप क्या लिख सकते हो? 4 इंटू माइनस का 1 लिख सकते हैं भाई, क्योंकि हमने एक, देखो ये आपने पहले फॉर्मूला पढ़ा था कि स्क्वायर रूट ऑफ ए बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी होता है, उनमें से एक नेगेटिव होगा, चलेगा, बस दोनों नेगेटिव नहीं होना चाहिए, हमारी कंडीशन ये थी। तो हमारा देखो, हम ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि एक ही नेगेटिव है। तो यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना होता है? 2, और माइनस 1 की वैल्यू कितनी होती है? आयोटा। ठीक है, तो जब भी स्क्वायर रूट फाइंड करना हो किसी नेगेटिव नंबर को, तो नेगेटिव को अलग कर लेना है 1 के साथ, बाकी सारी क्वांटिटी को एक स्क्वायर रूट में रहने देना। ठीक है, अब आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, स्क्वायर रूट ऑफ माइनस का 25, और इसकी वैल्यू बताना है आपको कमेंट सेक्शन में कि कितनी आएगी। हम बढ़ते हैं आगे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब आप समझ लो कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो कैसा दिखता है, हम वो देखेंगे। ठीक है, और उसमें अब जैसे हम रियल नंबर्स पढ़े, फिर हमने उसमें एडिशन देखा, सब्ट्रैक्शन देखा, कुछ प्रॉपर्टीज देखी, बेसिक अलजेब्रा देखा, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, हम इसमें भी सारी चीजें पढ़ेंगे। ये भी एक प्रकार का नंबर ही है। तो अब आपका जो है स्पैन, मतलब नंबर्स का जो कलेक्शन है वो ज्यादा बड़ा हो गया है। पहले आप रियल नंबर तक थे, अब एक और आ गया है, इसका भी, इससे भी बड़ा क्या आ गया है? कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर है? क्लियर है? तो अब हम पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। कभी आपको सिंपल जेड दिखेगा, कभी आपको दिखेगा कटा हुआ जेड। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं, बहुत ही एक मतलब क्या है कि टीचर है, उन्होंने बताया है, मैं उनका नाम नहीं बताऊंगी, और मैं उनका नाम जानती भी नहीं हूँ एक्चुअली। वो क्या है कि मेरी बहन पढ़ रही थी, तो उस टाइम पे मैं घर पे थी नहीं, बाहर रहती थी, तो वो क्या था कि देख रही होगी उनसे कुछ, है ना, तो ये जेड ऐसे उसने पूछा, तो सर ने बोला, मतलब कोई टीचर होंगे मुझे नहीं पता है, तो उन्होंने बोला कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर को इस जेड से नहीं रिप्रेजेंट करके ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, सॉरी, इसको ना रिप्रेजेंट करके कई बार हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि डाउट हो जाता है हमें कि इंग्लिश अल्फाबेट में हमारे ये 2 से मैच कर जाता है। कैसे मैच कर जाता है? आप सोचो, मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है, कौन टीचर थे, क्या थे, है ना, मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो सकता है उनको पता ना रहा हो, तो बता दिया, कोई बात नहीं है ना। हम अपने काम की बात करते हैं कि अगर मान लो ऐसा रीजन है, मैं बस उनका पर्सपेक्टिव ले रही हूँ और मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। उन्होंने बोला कि ये जेड हमारा 2 की तरह दिखने लगता है, इसलिए हम इस जेड को कैसे लिखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में रिप्रेजेंट करने के लिए, इस प्रकार। आप एक बात बताओ, ये जेड 2 की तरह कैसे दिखता है भाई? दिख रहा है क्या? आपको लगता है कि ये दिख रहा है? भाई 2 में ऐसे होता है, और जेड हमारे पास ऐसे बनता है, दोनों में बहुत अंतर है। तो एज ए स्टूडेंट ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि आप ऐसे क्वेश्चन खड़े करो। ठीक है, दूसरी चीज,
मैथ्स में कभी भी इतना गंदा लॉजिक नहीं होता है। मैथ्स कभी रूप नहीं देखती है भाई कि आप इस प्रकार दिख रहे हो इसलिए मैं आपको ऐसा बना रहा हूं। अगर बनाने वाले ने बना दिया है तो इसका मतलब है कि उसके पीछे लॉजिक होगा, है ना। आप बना रहे होते, कोई चीज आप नई इंट्रोड्यूस कर रहे होते, तब अगर आप ऐसा बोलते कि ये टू जेड की तरह दिख रहा है, ये जेड टू की तरह दिख रहा है, इसलिए मैं इसको ऐसा बनाऊंगा, तब मुझे लॉजिक समझ आ रहा था। लेकिन ये चीजें पहले से ही, बहुत पहले, सदियों पहले से चलती आ रही हैं, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये टू टू की तरह, जेड की तरह दिखता है। ठीक है, तो ऐसा कोई रीजन नहीं होता है भाई। मैथ्स में ऐसे कोई भी गलत गलत रीजन नहीं होते हैं, इतने फुद्दू से रीजन तो नहीं होते हैं। रीजन क्या है मैं बताती हूँ। रीजन ये है कि जो हमारा ये जेड है और ये जेड, दोनों ही से रिप्रेजेंट किया जाता है, दोनों में कोई खराबी नहीं है, ना वो किसी की तरह दिखता है ना वो किसी की तरह दिखता है। ठीक है, एक तो समझो कि ये आप नॉर्मल इंग्लिश अल्फाबेट है जिससे हम यूज करते हैं, ये हमारा ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड होगा, ये इटैलिक का होगा। मुझे क्लियरली पता नहीं है, बट इन्हीं दोनों में से किसी का होगा। ठीक है ना। जैसे हमारे पास रियल नंबर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, नेचुरल नंबर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो सिमिलरली आप मान लो जेड को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। दूसरा रीजन ये है कि कई ऑथर जब बुक लिखते हैं तो उसमें अगर उन्होंने सिंपल जेड लिख लिया, तो जब वो अपनी क्या है बुक पब्लिश कराते हैं या कि पेपर पब्लिश कराते हैं, उन्होंने जो भी लिखा है अगर उसको पब्लिश कराते हैं, तो उसमें एक प्लेजरिज्म नाम की चीज होती है। अब आप बोलोगे मैम प्लेजरिज्म क्या होता है? तो प्लेजरिज्म होता है कि आप किसी चीज को कॉपी करना। अगर आपने किसी का कंटेंट कॉपी कर लिया है, तो आप जब पब्लिश कराने जाओगे तो उसमें प्लेजरिज्म दिखा देगा कि इतना परसेंट है। ठीक है, अब किसी भी बुक के पब्लिकेशन में आई थिंक 10% या 15% प्लेजरिज्म सहनशील है। मतलब वो अगर उतना है, उसके बिलो है, तो वो आपकी बुक पब्लिश हो जाएगी। लेकिन अगर ज्यादा है तो पब्लिश नहीं होती। तब कई ऑथर क्या करते हैं कि इस प्रकार के जेड को ना यूज करके ये ऐसा जेड यूज करते हैं ताकि प्लेजरिज्म को कम दिखाया जा सके। क्लियर है? तो ऐसा कोई गलत सलत रीजन मत पढ़ा करो आप लोग, है ना, आप समझदार हो। चलो, तो कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है? ए प्लस आई बी। क्या होता है? ए प्लस आई बी, और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं जेड से, और इसी को अगर कहीं किसी बुक में ऐसे दिखा दिया है तो ये भी सही है। ठीक है, जिसमें से ए जो होगा वो बिलोंग्स टू रियल नंबर होगा और बी भी बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, इसमें भी वही है, ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। कंफ्यूज नहीं होना है। अब मैं आपको पूरे 11th क्लास में ये सिंपल वाला जेड यूज करके पढ़ाऊंगी, ऐसे नहीं पढ़ाऊंगी। ठीक है, लिखते दोनों टाइप है, आप लिख दोगे कोई गलती नहीं है, दोनों ही बराबर वैल्यू होगी। ठीक है, तो मैं एक तरीका लिखती हूँ, पहले वाला, और मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि इसे जेड से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, और आप ऐसे जेड उसको कट कर दो, उससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब जब भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर देखोगे आपको इस प्रकार का दिखेगा। ये क्या है? देखो, ए जो हमारा है रियल नंबर है, इसका मतलब ये तो रियल नंबर हो गया, रियल नंबर। ठीक है, इसके साथ आई मल्टीप्लाई हो गया बी के साथ, तो ये हमारे पास क्या हो जाता है? इमेजिनरी पार्ट। क्या हो जाता है? इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट से मिलकर जो नंबर बनता है उसे हम बोलते हैं क्या? कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आप बोलोगे कैसे बोलते हैं, तो यहां देखो, z इक्वल टू, मान लो मैंने लिखा a प्लस आई बी, तो इसका जो a है इसे हम बोलेंगे रियल ऑफ द z इक्वल टू a, और इमेजिनरी ऑफ द z इक्वल टू b। ठीक है, जिसके साथ i का मल्टीप्लाई है वो क्या हो जाएगा? इमेजिनरी, और जिसमें i नहीं है उसे हम क्या बोलेंगे? रियल पार्ट। तो बेसिकली ये एक नंबर ऐसा है जो रियल नंबर से भी बड़ा है, मतलब अपने अंदर वो रियल नंबर को भी समेट लेता है। कैसे? हम कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं। मान लो मैंने ले लिया a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू 0, वैल्यू पुट करो, तो z इक्वल टू हमारे पास कैसे नंबर आ जाएगा? 1 प्लस आई इंटू 0। ठीक है, ये हो जाएगा 1। अब आप बताओ 1 एक रियल नंबर है कि नहीं है? है मैम। यहाँ पे z इक्वल टू भी 1 आ गया, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर भी है। इसका मतलब अभी तक आपने जितने नंबर पढ़े थे वो सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, और उसमें कुछ एक्स्ट्रा टाइप के नंबर ऐड हो जाएंगे। कैसे? देखो, अगर मान लो इसी को मैंने ले लिया a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 1,
तो z इक्वल टू क्या बन जाएगा, वैल्यू रखो यहाँ पे, तो 0 प्लस आई, तो z इक्वल टू क्या हो गया आई। ये भी हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। बस फर्स्ट वाले में क्या है, इमेजिनरी पार्ट 0 है, सेकंड वाले में रियल पार्ट 0 है, ठीक है। थर्ड नंबर देखो, अगर a इक्वल टू मान लो मैंने 3 ले लिया, b इक्वल टू मान लो मैंने 4 ले लिया, तो z इक्वल टू क्या मिल जाएगा, a की जगह 3 रख दो प्लस b की जगह 4 रख दो, ठीक है। फोर्थ नंबर मान लो मैंने ले लिया, a इक्वल टू मान लो -2 ले लिया, b इक्वल टू -1/2 ले लिया, तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 माइनस का 1/2 आई, ठीक है। ऐसे जितने नंबर बनेंगे वो सारे के सारे नंबर्स क्या हो जाएंगे, हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएंगे। अभी बहुत डाउट होता है, ध्यान रखना, जेड हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है, इसकी जो वैल्यू होगी वो a प्लस आई बी टाइप की होगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। कई बार हम क्या करते हैं, जेड जेड पढ़ते पढ़ते हो जाता है कि जेड ही हमारा नंबर है, जेड नंबर है बट जेड ऐसे नहीं दिखता, जेड ऐसे दिखता है, ठीक है। जेड अपने आप में क्या है, एक उसकी अलग पहचान है, आप समझ जाओ, जेड उसका नामकरण है, बट वो दिखता कैसे है, ए प्लस आई बी टाइप का। क्लियर है, इतने नंबर आपको समझ आ गए, ये नंबर्स हमारे कैसे कैसे दिखते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसी नंबर को अगर मुझे मान लो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करना हो, क्या करना हो, हमें ऐसे रिप्रेजेंट करना है, तो हमारे पास एक चीज होती है आर्गेंट प्लेन नाम की, और इसी को हम बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन। क्या बोल सकते हैं, कॉम्प्लेक्स प्लेन, ठीक है। अब इसमें कुछ नहीं है, आपने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पढ़ा होगा, इसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ना होके क्या होता है, रियल पार्ट ऑफ द जेड, और वाई एक्सिस को बोल देते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ द जेड। यहाँ पे ओरिजिन पे ये भी 0 ही होता है, यहाँ हम जाएंगे 1 2 3 4 5, और पीछे साइड जाएंगे तो -1 -2 -3 माइनस का 4, ऊपर जाएंगे तो 1 2 3, नीचे जाएंगे तो -1 -2 -3, ठीक है। अब मैं कुछ नंबर्स ले लेती हूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर जिन्हें हम इसमें रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो z इक्वल टू हमें रिप्रेजेंट करना है 0, z इक्वल टू रिप्रेजेंट करना है 0 प्लस आई, z इक्वल टू रिप्रेजेंट करना है 3 प्लस 2 आई, और एक मैंने ले लिया z इक्वल टू 2 माइनस का 3 आई, ठीक है। इतने सारे हमें रिप्रेजेंट करना है। अब z इक्वल टू 0 का क्या मतलब है, इसमें रियल पार्ट भी 0 है, इमेजिनरी पार्ट भी 0 है, तो ये पॉइंट हमारा हो जाएगा z इक्वल टू 0, ठीक है। रियल वैल्यू को हम एक्स एक्सिस में देखेंगे, इमेजिनरी वैल्यू को हम वाई एक्सिस में देखेंगे, ठीक है। अब इसमें देखो रियल पार्ट कितना है 0, इमेजिनरी पार्ट कितना है, आई के साथ क्या मल्टीप्लाई है 1, तो रियल में तो 0 है, इमेजिनरी में 1 है, मतलब ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, z इक्वल टू आई, ठीक है। थर्ड वाले में देखो, ये हमारे पास रियल पार्ट है, रियल ऑफ जेड, आर ई ऑफ जेड, ठीक है, और 2 हमारे पास क्या है, इमेजिनरी ऑफ जेड, तो चलो देखो 3 और 2, ये 3 है ये 2 है, इन दोनों को मिलाओगे तो यहाँ कहीं मिलेगा, तो इसे बोलेंगे z इक्वल टू 3 प्लस 2 आई, और इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो 3 एंड 2, ये समझ आता है कि इसका मतलब है 3 हम रियल से लेंगे और दूसरा वाई एक्सिस मतलब इमेजिनरी से कितना है 2 है, ठीक है। 2 माइनस का 3 आई, ये हमारे पास 2 है और -3 नीचे होगा, ये -3, तो यहाँ आओगे तो आपको क्या मिलेगा, z इक्वल टू 2 माइनस का 3, 2 माइनस 3 आई, और इसी को आप लिख सकते हो 2 एंड माइनस का 3, ठीक है। तो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर जो है कॉम्प्लेक्स प्लेन में दिखाना आ गया, सेम है जैसे आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी है, बस डिफरेंस इतना है कि आपको एक्स एक्सिस को क्या ले लेना है, रियल जेड, और वाई एक्सिस को क्या ले लेना है, इमेजिनरी ऑफ जेड। फिर जो जेड हमारे पास गिवन है नंबर, उससे हम रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग करेंगे, और बस इसमें हम रिप्रेजेंट करेंगे, कहानी खत्म। कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब अगर हमने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ लिया है तो अब हम देखेंगे एलजेब्रा, एलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। तो सबसे पहला जो आता है हमारे पास ऑपरेशन, वो कौन सा है, एडिशन। क्या आता है, एडिशन। तो मान लेते हैं हमारे पास
एडिशन मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। दो से ज्यादा भी हम ऐड कर सकते हैं, बट हम अभी फिलहाल दो पर फोकस करेंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास Z1 एक नंबर है 3 + 2i और एक Z2 नंबर है 4 + 2i, 3i लिख लो, 4 + 3i, ठीक है। एडिशन करना है, इसका मतलब Z1 प्लस क्या हो जाएगा, Z2, Z1 की वैल्यू रख दो 3 + 2i प्लस Z2 की वैल्यू आप हमेशा ब्रैकेट में रखोगे, पहले क्यों रखोगे, साइन के लिए, यहाँ तो प्लस था कोई दिक्कत नहीं थी, 2i + 4 + 3i, ठीक है। फिर आप ब्रैकेट ओपन करोगे। अब आप देखो कि आप ऐसा पढ़े हो ना कि 2x + 3 प्लस मान लो 3x है प्लस का 4 है, तो आप इसको कैसे ऐड करते हो भाई, कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ और जिसमें वेरिएबल है वेरिएबल के साथ। सिमिलर कॉन्सेप्ट यहाँ पर है कि आपको रियल पार्ट को रियल के साथ, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। तो यहाँ देखो 3 के साथ कोई आई नहीं है, +4, ये दोनों इकट्ठे हो गए, प्लस 2i प्लस का 3i, 3 + 4 क्या हो जाएगा 7, प्लस यहाँ से आप i कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा 2 + का 3, तो आप क्या हो जाएगा 7 + 5i। अब आप सोचोगे क्या मैम इतना डिफिकल्ट है, नहीं भाई, आपको बस याद रखना है, एक लाइन का क्वेश्चन था ये, देखो कैसे, रियल को उठा के रियल के साथ ऐड कर दो, इसको इसके साथ ऐड कर दो, बात खत्म। डायरेक्ट आ जाता 3 + 4 7, 2i + 3i = 5i। वो तो मैंने आपको समझाने के लिए इतनी मेहनत की है, ठीक है। अब इसका जनरलाइजेशन कैसे होगा, ये तो चलो आपको समझ आ गया, रियल को रियल के साथ ऐड कर दो, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ ऐड कर दो। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, लेट हमारे पास क्या है, लेट Z1 = मान लो है A1 + i B1, ठीक है, और Z2 = हमारे पास क्या है A2 + i B2, ठीक है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिए, इसे हम ऐड करेंगे, Z1 + Z2 कराएंगे, तो क्या हो जाएगा A1 + A2 + i B1 + B2, ठीक है, क्लियर है। अब ज्यादा अगर मान लो नंबर्स हैं, 3 नंबर्स हैं, तो तीनों का रियल इकट्ठे ऐड कर दो, तीनों का इमेजिनरी पार्ट इकट्ठे ऐड कर दो, ठीक है। यहाँ देखो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, Z1 + Z2 = सम ऑफ रियल पार्ट ऑफ, या तो आप ऐसे लिखो, इतना लैंग्वेज मत लिखो, हम मैथ्स की लैंग्वेज में लिख देते हैं, रियल पार्ट ऑफ दी Z1 प्लस रियल पार्ट ऑफ दी Z2, ठीक है, प्लस आई लिखो और यहाँ लिखो इमेजिनरी पार्ट ऑफ दी Z1 प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ दी Z2। क्लियर है क्या, एडिशन बन जाएगा, बिल्कुल मैम, ठीक है, ऐसे हम ऐड करते हैं, मैंने आपको नंबर्स भी लेके बता दिया। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। प्रॉपर्टीज में वही है, पहले हमारे पास आती है क्लोजर। क्लोजर का क्या मतलब है, क्लोजर प्रॉपर्टी आप पूरा लिख लेना। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब है कि आप Z1 और प्लस Z2 कराओगे तो ये अगेन हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। तो अगेन हमारे पास क्या हो जाएगा, ये C, कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सेट है उसको हम किसे रिप्रेजेंट करते हैं, C से, ऐसे C लिखते हैं और फिर ऐसे कट कर देते हैं, ठीक है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है कि आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो, यहाँ देखो हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स लिए और इन दोनों को ऐड करेंगे तो अगेन हमें एक क्या मिल जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिल जाएगा। तो यही कहती है क्लोजर प्रॉपर्टी कि आप Z1 = मान लो कुछ 0 ले लो और Z2 = आप मान लो I ले लो, तो Z1 + Z2 = क्या हो जाएगा I, और ये अगेन एक क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगेन या तो आप लिख दो I इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी का आपको मतलब समझ आया कि आप जिस सेट से दो नंबर ले रहे हो, ठीक है, ऑपरेशन लगाने के बाद जिस आप ऑपरेशन की बात कर रहे हो, यहाँ पे एडिशन की बात हो रही है,
तो हमें उस ऑपरेशन लगाने के बाद जो रिजल्ट आए वो भी हमें वही नंबर मिलना चाहिए जिस नंबर के सेट थे। तो हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिए और रिजल्ट हमारे पास फिर से कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। इसका मतलब है कि जो एडिशन है वो कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। क्या लिखते हैं, मैं एक ही प्रॉपर्टी लिखूंगी, बाकी आप लिख लेना इसमें। कैसे लिखेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। इसका आपको लॉजिक समझ आ गया होगा कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। और क्लोजर प्रॉपर्टी को मैंने आपको बता दिया है कि आप, ये ऐसा है कि आपने एक टोकरी है आपके पास, ठीक है। उस टोकरी में क्या है कि कुछ चीजें हैं, आपने दो चीजें उठाई, उनके बीच में आपने ऑपरेशन किया, तो आपको वही चीज मिलनी चाहिए, उस टोकरी की ही चीज मिलनी चाहिए, ठीक है। दूसरा समझो, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, एसोसिएटिव। क्या है, एसोसिएटिव। अब आपको प्रॉपर्टीज तो याद होंगी, आपने रियल नंबर में पढ़ रखा है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि अगर हमारे पास तीन कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो तीन कॉम्प्लेक्स नंबर में Z1 प्लस Z1 Z2 प्लस Z3 कराओ, या इक्वल होगा, पहले आप Z1 प्लस Z2 कर दो और फिर ऐड कर दो प्लस Z। क्लियर है। बेसिकली वो बोल रहा है एसोसिएटिव में क्या होता है, रिप्लेसमेंट ऑफ होता है, प्लेसेस का रिप्लेसमेंट, ठीक है। हम प्लेसेस को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। इसमें हम इन दोनों को पहले सॉल्व करेंगे, फिर इसको ऐड करेंगे, और राइट हैंड साइड में इन दोनों को ऐड करेंगे और फिर इसको करेंगे। आप किसी भी प्रकार करो, आप दोनों से आंसर आपको क्या मिल जाएगा, सेम मिल जाएगा। करके आप देख सकते हो। मान लो Z1 इक्वल टू मान लो 0 ले लिया, Z2 इक्वल टू I ले लिया, Z3 इक्वल टू मान लो 4I ले लिया। इसको भी आप कुछ ऐसा नंबर ले लो, -2I टाइप का ले लो, ठीक है। तो यहाँ आप वैल्यू रखो तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2I प्लस I प्लस 4I इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 2I प्लस का I प्लस का 4I, ठीक है। तो माइनस का 2I, पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लो तो क्या हो जाएगा, 4I प्लस I 5I इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करोगे तो माइनस का I प्लस का 4I, 5 में से 2 जाएगा तो 3I इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 में से 1 जाएगा तो 3I। तो देखो इक्वल आया कि नहीं आया, आ गया मैम। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये कि अगर तीन कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, ठीक है। अब तीसरी प्रॉपर्टी चलती है, यहाँ आप लिख लेना, लेट Z1 Z2 Z3 बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव। यहाँ मैं आपको लैंग्वेज नहीं रटा रही, इसीलिए मैं लिखने पे उतना फोकस नहीं करती हूँ। एक बारी आप पहले समझो, अभी आप जस्ट 11th में आए हो तो समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है कि अगर हमारे पास Z1 प्लस Z2 है तो हम क्या करेंगे, Z2 प्लस Z1 करेंगे, तो ये इक्वल होगा। तो एडिशन में ऐसी चीजें पॉसिबल हैं, आप कर सकते हो। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तो चाहे आप इससे उसको ऐड करो, चाहे उसको इससे ऐड करो, कोई फर्क उसको नहीं पड़ता है, ठीक है। क्लियर है। अब आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। फिर फोर्थ प्रॉपर्टी आती है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अब यहाँ पे एडिशन की बात कर रहे हैं तो आप इसको एडिटिव आइडेंटिटी भी लिख लो, ठीक है। एडिटिव आइडेंटिटी, चलो बताओ आइडेंटिटी का क्या मतलब है, बताओ बताओ। आइडेंटिटी का क्या मतलब है कि अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1, इसमें हम ऐसा क्या ऐड करें कि हमें ये Z1 ही मिल जाए, तो 0, ठीक है। अब आप बोलोगे 0, इसी प्रकार 0 प्लस Z1 करोगे तो भी Z1 आएगा। तो इसका मतलब है कि 0 Z इक्वल टू 0 प्लस 0I जो होगा इज अ एडिटिव आइडेंटिटी। क्या होगा, एडिटिव आइडेंटिटी। और ध्यान रखना आइडेंटिटी क्या होती है, यूनिक होती है, एडिटिव आइडेंटिटी।
आइडेंटिटी क्या होती है? यूनिक होती है। तो इकलौती एडिटिव आइडेंटिटी है। तो अगर आपसे पूछे कि एडिटिव आइडेंटिटी कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है, तो आप क्या लिखोगे? z इक्वल टू जीरो या कि z इक्वल टू जीरो प्लस जीरो आई। ऐसे भी लिख सकते हो, वैसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसी को आप z इक्वल टू जीरो भी लिख सकते हो। क्लियर है? अब पांचवी प्रॉपर्टी आती है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। ये क्या कह रहा है? इनवर्स का मतलब पता है आपको कि अगर हमारे पास कोई z1 नंबर है तो इसमें हम ऐसा क्या ऐड करें कि हमारे पास जीरो आ जाए। ठीक है, तो मान लो हमारे पास z1 इक्वल टू क्या है? 2 प्लस थ्री आई। तो 2 प्लस थ्री आई में आप यहाँ पे क्या ऐड करो कि जीरो आ जाए, आइडेंटिटी दे दे। तो आपको नहीं लगता कि अगर 2 की जगह -2 और प्लस थ्री की जगह -3 आई आ जाए तो ये जीरो दे देगा। तो यहाँ पे आप लिखोगे माइनस का z1। क्या होगा? माइनस का z1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? z1, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस का z1 प्लस का z1 इक्वल टू जीरो। तो z1 के लिए माइनस z1 जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एडिटिव इनवर्स। तो माइनस z1 इज द एडिटिव इनवर्स वर्स ऑफ z1। ठीक है, तो जो z1 होगा उसके रिस्पेक्ट में होगा। मान लो z इक्वल टू मैंने क्या ले लिया? -4 प्लस थ्री आई। तो इनवर्स बताओ क्या होगा? इनवर्स, इनवर्स का मतलब है एडिटिव इनवर्स की बात कर रही हूं मैं। ठीक है, एडिटिव इनवर्स बताओ क्या होगा? क्या हो जाएगा? माइनस का z मतलब -4 प्लस थ्री आई। तो आप इसको क्या करोगे? इंटू कर दोगे तो 4 माइनस का थ्री आई, यही हो जाएगा z का इनवर्स। ठीक है, तो माइनस का आपको सिंपली क्या कर देना है? मल्टीप्लीकेशन। इतनी चीजें क्लियर हैं क्या? अब हम दूसरा ऑपरेशन देखेंगे, कौन सा है? सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो सेम, अगर हमारे पास मान लो z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 प्लस फोर आई एंड z2 मेरे पास एक दूसरा नंबर है 2 प्लस आई, तो z1 माइनस z2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 प्लस फोर आई माइनस 2 प्लस आई। तो यहां से क्या हो जाएगा? देखो, 3 प्लस फोर आई, ब्रैकेट ओपन करो तो -2 माइनस आई। तो क्या होगा? 3 माइनस का 2 प्लस का 4i माइनस का आई। क्या किया हमने? रियल पार्ट को इकट्ठे कर लिए और इमेजिनरी पार्ट को इकट्ठे कर लिए। तो 3 में से 2 जाएगा 1 प्लस का 4i में से जाएगा 1i तो 3i। ये हो जाएगा z1 माइनस का z। सेम हमारा कैसा है? सब एडिशन जैसा, रियल पार्ट को रियल के साथ और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के साथ। क्लियर है? तो अगर हमें तीन नंबर को मान लो सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या करोगे? पहले दो नंबर को कर लेना, फिर तीसरे वाले को कर लेना। ठीक है, या तो सिमिलरली रियल पार्ट को तीनों का सब्ट्रैक्ट कर लो और इमेजिनरी पार्ट को तीनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, बन जाएगा। अब हम बात करते हैं कि इसमें जो प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई होती है कि नहीं। तो क्लोजर तो हो जाएगी। आप किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ले लो, हमेशा सब्ट्रैक्शन करके क्या दे देगा? क्लोजर दे देगा, लेकिन एसोसिएटिव नहीं होगी, कम्यूटेटिव नहीं होगी। ठीक है, तो इसमें सिर्फ हमारे पास जो प्रॉपर्टी होल्ड करती है वो कौन सी होल्ड करती है? पहली क्लोजर। क्यों? क्योंकि z1 माइनस का z2 करोगे तो अगेन हमारे पास ये क्या आ जाएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। लेकिन अगर मैं एसोसिएटिव की बात करूं तो z1 माइनस z2 माइनस z3 नॉट इक्वल टू होता है z1 माइनस z1 माइनस z2 माइनस का z2। बोलोगे कैसे मैम? चलो एक एग्जांपल से मैं इसको बता ही देती हूँ जल्दी से। मान लो z1 इक्वल टू, मान लो मैंने जीरो ले लिया, z2 इक्वल टू आई ले लिया, z3 इक्वल टू मान लो 4i ले लिया। रखो वैल्यू, जीरो माइनस आई माइनस का 4i इक्वल टू लिख देते हैं अभी, तो जीरो माइनस का आई माइनस का 4i। ठीक है, तो माइनस आई में से 4i जाएगा तो माइनस का 3i इक्वल टू माइनस आई माइनस का 4i। ठीक है, माइनस माइनस प्लस का 3i और इक्वल टू माइनस का 5i। क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं।
तो ये नॉट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता है, ठीक है। अच्छा, कम्यूटेटिव नहीं करेगा। थर्ड नंबर जो आती है वो क्या है, कम्यूटेटिव। तो Z1 माइनस Z2 नॉट इक्वल टू होता है Z2 माइनस Z2, ठीक है। 3 में से 2 घटाओगे और 2 में से 3 घटाओगे, क्या बराबर है? आपने अपने दोस्त को 2 रुपए दिया और अपने दोस्त से आपने 2 रुपए लिए, क्या दोनों चीजें बराबर हैं? नहीं है भाई, नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार हमारे पास ये सब्ट्रैक्शन भी होता है, खत्म। जो आइडेंटिटी है वो सब्ट्रैक्शन में कोई आइडेंटिटी नहीं होती है, बट अगर आप निकालना चाहो तो सेम होती है, ठीक है। और हम आगे बढ़ते हैं। थर्ड हमारे पास जो ऑपरेशन आता है वो आता है प्रोडक्ट, या कि आप बोलो मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। क्या है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये इंटरेस्टिंग है, इसको आप सीखो। मान लो Z1 इक्वल टू है 3i प्लस का 4। अच्छा, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, 4 प्लस 3i। और Z2 इक्वल टू है मान लो माइनस का 2 प्लस का i। प्रोडक्ट कराना है, मतलब Z1 इंटू Z2, तो क्या हो जाएगा 4 प्लस का 3i इंटू माइनस 2 प्लस का i। चलो, अब आप जैसे प्रोडक्ट कराते थे x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5, सिमिलर कराना है भाई, सिमिलर। पहले फैक्टर का हम क्या करेंगे, सबसे मल्टीप्लाई, मतलब 4 का मल्टीप्लाई करा दो माइनस 2 प्लस आई से, फिर इसका दूसरा टर्म उठाओ तो इससे मल्टीप्लाई करा दो पूरे दूसरे टर्म से, फैक्टर से, ठीक है। फिर 4 टू जा माइनस का 8 प्लस का 4i, फिर इसका मल्टीप्लाई कराओ तो माइनस का 6i प्लस का 3i स्क्वायर। क्लियर है क्या? तो माइनस 8i, माइनस 6 में प्लस 4 जाएगा तो माइनस का 2i, और आई स्क्वायर की वैल्यू है -1, मतलब -3, ठीक है। आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1, वो मैंने यहाँ पे रख दी। अब -8 में -3 गए तो माइनस का 11, माइनस का 2i। Z1 इंटू Z2 आ गया। क्लियर है कैसे प्रोडक्ट करोगे आप? जैसे आपने अलजेब्रा में किया है उसी प्रकार आपको यहाँ भी करना है, ठीक है। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? ठीक है। अब इसमें देखते हैं प्रॉपर्टीज। क्या देखते हैं? प्रॉपर्टीज। तो पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास क्लोजर। क्लोजर का क्या मतलब है कि अगर आपने दो नंबर्स लिए Z1 एंड Z2, तो इन दोनों का अगर प्रोडक्ट कराओगे तो ये अगेन तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर ही आ रहा है ना। ये क्लोज्ड होता है किसके अंडर में, क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब दूसरी प्रॉपर्टी देखो आप, दूसरी कौन सी है, एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर हमारे पास Z1, Z2, Z3 तीन नंबर्स हैं, तो आप Z1 का प्रोडक्ट Z2 और Z3 से कराने की बात करो, या कि Z1 इंटू Z2 कर दो फिर Z3 कर दो, क्या होगा, बराबर आएगा। तो फिर से हम एग्जांपल देखेंगे इसका। Z1 इक्वल टू मान लो 0 नहीं लेते हैं, नहीं तो 0 कर देगा सारी वैल्यू, तो I। Z2 इक्वल टू मान लो 3 प्लस 4i, और Z3 इक्वल टू मान लो मैंने ले लिया 2 माइनस का i। वैल्यू रखते हैं, तो वैल्यू रखोगे तो क्या हो जाएगा, i इंटू 3 प्लस 4i इंटू 2 माइनस का i, और यहाँ लगा देते हैं बड़ा ब्रैकेट, इक्वल टू Z1 इंटू Z2, मतलब i इंटू 3 प्लस 4i, और बड़ा ब्रैकेट लगा के 2 माइनस का i। चलो प्रोडक्ट कराते हैं i। अब जल्दी से करेंगे क्योंकि हमें पता है कैसे करना है। 3 का 2 से होगा तो 6, फिर 3 का माइनस i के साथ होगा तो माइनस का 3i, 4i का 2 के साथ होगा तो प्लस का 8i, और माइनस का 4i स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू, यहाँ कराओ तो 3i प्लस का 4i स्क्वायर, और बचा 2 माइनस का i, ठीक है। तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे तो मैं आगे लिख देती हूँ, यहाँ शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, तो ये कहानी यहाँ पे हो जाती खत्म, इसको करते हैं, ठीक है। तो i के साथ क्या है, 6, 8i में से 3i जाएगा तो प्लस का 5i, i 4, और i स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस का 1, इक्वल टू 3i प्लस 4 इंटू -1। आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1। बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, रट लो इसको, आई स्क्वायर इक्वल टू -1, जहां भी आप प्रोडक्ट करोगे आपको जरूरत पड़ेगी, तो 2 माइनस का i, ठीक है। तो i, इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4, तो 6 में से 4 10,
प्लस का 5i इक्वल टू, ये बन गया 3i माइनस का 4 और इंटू करेंगे 2 माइनस आई के साथ, ठीक है। यहाँ इंटू करोगे तो क्या आ जाएगा 10i प्लस 5i स्क्वायर, और यहाँ इंटू करोगे तो 3 2 जा 6i, 3i का i के साथ करोगे तो माइनस का 3i स्क्वायर माइनस का 4 2 जा 8i माइनस माइनस प्लस 4i। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे ये इंप्लाइज इधर आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है -1, आई स्क्वायर की वैल्यू है -1, जहां भी आई स्क्वायर आएगा क्या रखोगे -1, तो यहाँ से बन जाएगा 10i माइनस का 5। राइट हैंड साइड देखो 6i में से 8i जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, अच्छा 4i और है तो 6 4 10i 10i 10 6 4 10i, एक सेकेंड कुछ गलत किया क्या मैंने, आई यहाँ से जाएगा आई स्क्वायर 4 टू जा 8 है, ये सिर्फ और सिर्फ 8 है, ठीक है। तो 6 4 कितना है 10i और 3i स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी -1, तो -1 के कारण +3 हो जाएगा तो -8 + 3 माइनस का 5 आ जाएगा। देखो दोनों बराबर है कि नहीं है मैम। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को मल्टीप्लिकेशन क्या करता है होल्ड करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और हमारी स्लाइड्स हो चुकी हैं खत्म और अभी हमें बहुत सारा पढ़ना है, तो इसे हम थोड़ा स्लाइड्स ऐड कर लेते हैं। अब चलते हैं आगे, ठीक है। कहाँ थे, एसोसिएटिव हो गया, थर्ड नंबर देखो कम्यूटेटिव। तो आपको ये प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए कि हमारे पास आपने उसमें पढ़ा होगा 10th क्लास में, 9th क्लास में सारी प्रॉपर्टीज हम कैसे देखते हैं, ठीक है। 8th क्लास में भी थी, तो ये प्रॉपर्टीज आपको ध्यान होना चाहिए, याद होनी चाहिए आपके दिमाग में कि अच्छा हमें ये करना है। 10th में तो नहीं है बट आपके 8th और 9th में है, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा Z1 इंटू Z2 इक्वल टू Z2 इंटू Z, इजी पीजी। अगर तीन कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आप क्या कर रहे हो मल्टीप्लाई कर रहे हो, वो आंसर इक्वल दे रहा है तो देगा ही, ठीक है। जहां एसोसिएटिव होल्ड करता है कम्यूटेटिव वहां होल्ड करेगा ही करेगा, ठीक है। फोर्थ नंबर आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या कहती है, ध्यान रखना है ऑपरेशन क्या है मल्टीप्लाई। तो अगर हमारे पास कोई नंबर है Z1, इसमें हम क्या प्रोडक्ट कर दें कि हमें Z1 ही मिल जाए, तो आपको पता है कि किसी नंबर में एक का प्रोडक्ट करोगे तभी वो Z1 देगा, इसका मतलब इंटू 1 कर दो, तो Z1 इंटू 1 करोगे तो इक्वल टू Z1 आएगा, या कि आप 1 इंटू Z1 करो ये भी Z1 देगा। तो यहाँ इसका मतलब है कि Z इक्वल टू 1 इज द आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्लियर है। कोई भी Z1 उठा के लाओ, उसमें आप 1 का प्रोडक्ट करोगे सेम नंबर दे देगा, तो वही हमारे पास क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब फिफ्थ आइडेंटिटी हमारे पास क्या है इनवर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनवर्स। कौन सा इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहता है कि एक हमारे पास नंबर है, इसमें ऐसा हम क्या प्रोडक्ट कर दें कि 1 आ जाए, क्या प्रोडक्ट कर दें कि 1 आ जाए। तो आप हमेशा 1/Z1 करोगे तो क्या आएगा 1 आ जाएगा। कैसे, आपको पता है भाई कि 3 है तो 3 में इंटू 1/3 कर दोगे तो 1 आ जाएगा। सिमिलरली 3 + 4i है अपॉन 1 + 3 + 4i कर दोगे तो इंटू 1 आ जाएगा। इससे इसको आप हटा सकते हो, कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। बट कहानी यहीं खत्म नहीं होती है, ये तो आपने देख लिया, और यहाँ से आप लिख सकते हो 1/Z1 इंटू Z1 इक्वल टू क्या होगा 1। तो आप बोल सकते हो कि 1/Z1 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ Z1। इनवर्स ऑफ Z1
अब इसमें बहुत सारे आपको क्वेश्चन आएंगे, एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, इसलिए इसे आपको ध्यान से समझना है। मान लो z इक्वल टू क्या है 3 + 2i, ठीक है। मैं Z1 लिखूं, Z2 लिखूं, Z लिखूं, सारे ही कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, बस वो Z1 Z2 का मतलब है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अब अगर इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स फाइंड करना है, क्या बोल रहा है कि मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स फाइंड करो, तो आप क्या बोलोगे 1/z, तो क्या हो जाएगा 1/3 + 2i। बहुत सही, इतना काम तो हो गया। लेकिन आपको यहाँ पर मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्यों? क्योंकि मैंने आपको बोला है कि डिनोमिनेटर में क्या नहीं होना चाहिए, आई नहीं होना चाहिए। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन का क्या रूल था कि जिस नंबर में स्क्वायर रूट है उसका साइन चेंज कर देंगे, तो यहाँ पे किससे करेंगे, -2i/3 -2i। क्लियर है? अगर 2i इमेजिनरी पार्ट में साइन पॉजिटिव है तो आप माइनस लगा दोगे, बाकी सेम रहेगा। और अगर माइनस है, मान लो हमारे पास z इक्वल टू होता है 3 - 2i, तो आप किससे प्रोडक्ट करते 3 + 2i, ठीक है। क्लियर है? अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब बस हमें प्रोडक्ट करना है, तो ऊपर तो कुछ है ही नहीं, 1 के साथ प्रोडक्ट करना है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ आप देखो a + b × a - b बन रहा है, क्या बन रहा है, a + b × a - b, a + b × a - b, तो क्या होता है फॉर्मूला, a² - का b², होता है कि नहीं होता। तो आप इसे क्या करोगे, a की जगह क्या होगा 3 और b की जगह क्या है 2i, देखो सेम नंबर है, बस साइन चेंज है। तो a² मतलब 3 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मतलब 2i का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 3 - 2i/3 3 जा 9 -2 2 जा 4i², 2i का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर इंटू i का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ देखो 3 माइनस का 2i/9, i² की वैल्यू कितनी होती है -1, तो -1 प्लस क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4। तो यहाँ से क्या आ गया, ये 3 माइनस का 2i/9 में से 4 जाएगा 5, तो इसे आप क्या लिख सकते हो, इक्वल करके 3/5 माइनस का 2/5i, और यही है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ दिस नंबर। बन जाएगा, कैसे करना है, एक और देखते हैं। मान लो आपके पास z इक्वल टू आई है और बोल रहा है कि फाइंड मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, जो कि आपको बोलेगा, जो कि आपको बोलेगा मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, ठीक है। तो आप क्या करोगे 1/z, तो बस वैल्यू रख दो z की i। अब आपको पता है ऐसे नहीं लिख सकते, तो i × i करेंगे। अब यहाँ पे साइन आप चेंज भी कर सकते हो, नहीं भी कर सकते। अगर आपको नहीं मैम मैं करूंगा, तो लो कर दो, तो क्या आ गया -i, i × i² माइनस है तो माइनस लगाएंगे। अब माइनस का i² की वैल्यू कितनी होती है -1, तो यहाँ से i माइनस माइनस प्लस का 1, तो क्या आ गया i आ गया, माइनस का क्या आ गया प्लस माइनस का i, तो i का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या हो गया माइनस का i, ठीक है। क्लियर है? अब आप बोलोगे कैसे मैम, इन दोनों का प्रोडक्ट बनाएगा क्या, तो देखो i × माइनस का i क्या आ रहा है -i², i² की वैल्यू -1, तो ये इक्वल टू कितना आ गया 1, देखो है कि नहीं। तो ये इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होगा और इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ये होगा। क्लियर है? i का -i का i एक दूसरे का होते हैं। अगर आपको बोले 1/z का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकालो, तो इसका क्या हो जाएगा z। समझ आया कि नहीं आया ना, क्लियर है? और यही आपके क्वेश्चन में आएगा भी, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास एक बचा हुआ है ऑपरेशन, 4th नंबर डिवीजन। क्या बचा हुआ है, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो Z1/Z2 करेंगे। मान लो मैंने Z1 इक्वल टू क्या ले लिया 3 + 2i, और Z2 इक्वल टू मान लो मैंने ले लिया i, तो यहाँ वैल्यू रख दो 3 + 2i/i। ध्यान रखना है Z2 कैन नॉट बी 0, क्यों? क्योंकि Z1 अगर मान लो Z2 की वैल्यू 0 है, तो ये क्या होता है नॉट डिफाइन, क्या होता है नॉट डिफाइन। तो आपका डिवीजन तभी डिफाइन होगा जब डिनोमिनेटर में 0 नहीं होगा, तो आप जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हो वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। बस इसे सॉल्व कर लो, कैसे करेंगे, अभी मैंने आपको बताया है कि जैसे ही डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आता है आइडेंटिटी आता है, तो आप क्या करोगे -i से इंटू कर दो, या कि i से कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। i से करोगे तो क्या हो जाएगा 3i माइनस का 2i × i माइनस का i, तो 2i² अपॉन डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा -i², माइनस का 3i
आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है माइनस की 1 अपॉन माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो -3i प्लस का 2 अपॉन प्लस का 1, तो ये कितना आ गया 2 माइनस का 3i। क्लियर है कि नहीं? ऐसे हम करेंगे डिवाइड। तो बेसिकली डिवीजन कुछ नहीं है, आपको बस इतना पता होना चाहिए कि डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना सीख लिया है। मतलब अगर डिनोमिनेटर में आई है तो हम उसको सॉल्व कैसे करेंगे। अब इसमें भी सिर्फ हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी ही सेटिस्फाई होती है, सिर्फ और सिर्फ क्लोजर, ठीक है, एसोसिएटिव नहीं होगी। आप लोग करके चेक कर सकते हो, कोई मतलब है नहीं वैसे, क्योंकि 2/3 करो और 3/2 करो, क्या कहीं बराबर आएगा? नहीं आएगा, तो एसोसिएटिव नहीं करेंगे, मतलब सेम कम्यूटेटिव नहीं होगी, ठीक है। और हमारे पास आइडेंटिटी और इनवर्स की बात हम एडिटिव और उसमें करते हैं, बाकी एक दूसरे के ही होते हैं, क्योंकि एडिशन का अपोजिट क्या सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन का अपोजिट क्या डिवीजन, ठीक है। इतनी कहानी क्लियर है आपको भी नहीं है? अब दो चीजें हमें और पढ़नी है, बस दो चीजें। पहली है मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। एक कॉम्प्लेक्स नंबर का निकालते हैं, ये ऑपरेशन नहीं है, ध्यान रखना। ऑपरेशन में क्या होता है कि हमारे पास दो नंबर चाहिए, तब तो हम उनके बीच में कुछ ऑपरेशन लगा पाएंगे। ये क्या है? मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये ऑपरेशन नहीं है, इससे अलग है, अलजेब्रा में नहीं आता है, ध्यान रखना। तो मान लो हमारे पास z इक्वल टू कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आई बी, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो मॉडुलस को रिप्रेजेंट करते हैं मॉड ऑफ जेड, आपने पढ़ रखा है, फंक्शन में पढ़ रखा है कि मॉड क्या होता है, वही मॉडुलस इधर भी है। और इसकी जो वैल्यू होती है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ये होता है मॉडुलस। बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसे क्या करेंगे, एग्जांपल समझेंगे कि मान लो z इक्वल टू है 3 प्लस 4i, तो मॉड ऑफ z निकालना है। तो यहां से रियल पार्ट ऑफ z कितना है, a इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, तो इसे आप पूरा का पूरा कैसे लिखोगे, z इक्वल टू a प्लस आई बी, यहाँ लिखोगे बाय कंपेयरिंग, बाय कंपेयरिंग किससे, z इक्वल टू a प्लस आई बी, ठीक है। तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, b इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, देखो i के साथ क्या मल्टीप्लाई है b, और इसमें i के साथ 4, तो b की जगह क्या है 4, तो मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस का 4 स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 3 3 जा 9 प्लस 4 4 जा 16, तो 25 दैट इज इक्वल टू 5, ठीक है। और ये हमेशा आपको ऐसी ही क्वांटिटी मिलेगी, रियल क्वांटिटी मिलेगी, मतलब आई हट जाएगा उससे, ठीक है। और मैं बताती हूँ अभी उसका क्या मतलब है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं पहले। मान लो z इक्वल टू है हमारे पास i, अब इसे कंपेयर करो आप इससे, तो a की वैल्यू तो कुछ है नहीं 0, b इक्वल टू हमारे पास कितना है 1, i के साथ क्या मल्टीप्लाई है 1, तो मॉड ऑफ z इक्वल टू क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 0 प्लस स्क्वायर ऑफ 1, तो 1 आ जाएगा। थर्ड नंबर देखो, मान लो z इक्वल टू हमारे पास 2 माइनस का 3i, अब निकालना है मॉड ऑफ z, तो रियल पार्ट कितना है 2, 2 का स्क्वायर करोगे 4, यहाँ पे लिख लो 2 का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू क्या होगी -3, -3 का होल स्क्वायर करो, साइन नहीं भूलना है, ध्यान रखना है, कॉम्प्लेक्स नंबर में यहाँ क्या होता है प्लस, तो अगर माइनस आ रहा है तो हम b की वैल्यू क्या लेंगे माइनस लेंगे, तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 प्लस 3 3 जा 9 दैट इज इक्वल टू रूट 13। अब हम समझते हैं कि ये मॉडुलस कहना क्या चाह रहा है, होता कैसे है, मैथमेटिकली कैसे दिखता है, हम सॉल्व कैसे करेंगे, वो सब आपने देख लिया। अब हम इसको देखेंगे कि ये जियोमेट्रिकल इसका क्या मतलब है। तो ये हमारे पास हो गया कॉम्प्लेक्स प्लेन, ठीक है, ये हो गई हमारी रियल ऑब्जेक्ट, और वाई एक्सिस को बोलते हैं इमेजिनरी ऑब्जेक्ट, ठीक। यहाँ है 0, यहाँ मान लो मैं कौन से नंबर का निकालती हूँ, इस वाले का 3 प्लस 4i, तो z इक्वल टू मैंने क्या ले लिया 3 प्लस 4i, ठीक है। तो रियल पार्ट में 3 मतलब यहाँ कहीं है, और ये है 4, यहाँ कहीं मिलके ये बनाएगा z इक्वल टू 3 प्लस 4i, ठीक है। इतनी जानी क्लियर है क्या? कैसे मैम, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, यहाँ 1 यहाँ 2 यहाँ 3 और ये 4, ठीक है। ये दोनों जहां मिलेंगे वहीं बना जाएगा 3 प्लस 4i। इतनी कहानी क्लियर है क्या? अब जब हमने मॉडुलस ऑफ z निकाला तो हमारे पास आया 5, क्या आया 5, अच्छा।
आप अगर पाइथागोरस थ्योरम से, क्योंकि ये हमारे पास देखो ऐसे जाके ऐसे जा रहा है, मतलब ये परपेंडिकुलर बनाएगा यहाँ पे, अगर बाई पाइथागोरस थ्योरम निकालो तो इसकी वैल्यू क्या होगी? पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? ये पूरी डिस्टेंस कितनी है? 3। ये पूरी डिस्टेंस कितनी है? 4 है कि नहीं है? ये देखो लेंथ 4 है और ये इसके पैरेलल ही होता है, ठीक है, 4। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 9 प्लस 16, यहाँ से कितना आ गया? 25, दैट इज इक्वल टू 5। ये हो गया 5। और बाई कॉम्प्लेक्स नंबर यही है हमारा स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर, और इसी को बोलते हैं मॉडुलस। यही क्या है? मॉडुलस है, ठीक है। तो मॉडुलस इज नथिंग बट क्या होता है कि डिस्टेंस बिटवीन ऑरिजिन एंड जेड। मॉडुलस ऑफ जेड क्या होता है कि ऑरिजिन से लेकर जो जेड तक की डिस्टेंस होती है उसे हम क्या बोलते हैं? मॉडुलस वैल्यू ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर है आपको? अब आप कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो, उसका मॉडुलस निकालोगे तो वहां तक की डिस्टेंस ही होगा। मान लो आप दूसरा नंबर लेते हो, ये पहला हो गया, मैं सेकेंड नंबर लेती हूँ z इक्वल टू आई। अब इसका मॉडुलस निकालो, पहले क्या आ रहा है? मॉडुलस ऑफ जेड, जीरो रियल पार्ट है नहीं और मॉडुलस इमेजिनरी पार्ट 1 है, तो 1 का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब z इक्वल टू आई आप रिप्रेजेंट करो, आई क्या है? इमेजिनरी, इमेजिनरी में कितनी क्वांटिटी है? 1 है, तो इसका मतलब ये होगा। तो ऑरिजिन से लेके ये डिस्टेंस 1 है कि नहीं है? तो यही इसका क्या हो जाएगा? मॉडुलस ऑफ जेड। क्लियर है? ये दूसरे वाले का। फर्स्ट वाले का हमारा ये होगा, ठीक है, क्लियर है? मॉड समझ आया आपको? अच्छा, अगर समझ आया तो मॉडुलस की भी प्रॉपर्टीज होती है। क्या होती है? प्रॉपर्टीज। क्या होती है प्रॉपर्टीज? पहली होती है कि अगर आप मॉडुलस ऑफ z1 एंड मॉडुलस ऑफ z2 कर रहे हो, इसको मॉडुलस ऑफ z1 इंटू मॉडुलस ऑफ z2 कर सकते हो। चाहे आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट करो फिर मॉड निकालो, या कि पहले मॉड निकाल लो फिर प्रोडक्ट करो, बराबर होता है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है कि मॉडुलस ऑफ z1 अपॉन z2 इक्वल टू होता है मॉड ऑफ z1 अपॉन मॉड ऑफ z2। यहाँ पे z2 नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं क्लियर? आ गई बात समझ में? आ गई कि नहीं आई? अब ध्यान रखना, थर्ड प्रॉपर्टी, मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2 नॉट इक्वल टू होता है मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2 के। तो ये आपको नहीं पढ़ना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिमिलर माइनस में भी नहीं होता है, तो आपको सिर्फ मॉड में दो प्रॉपर्टीज याद रखनी है। ये नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्या होता है अभी आपके सिलेबस में नहीं है तो हम उसकी बात नहीं करेंगे। इसी प्रकार z1 माइनस z2 करो अगर मॉड का, और बोलो क्या इक्वल होता है, तो मॉड ऑफ z1 माइनस मॉड ऑफ z2 नहीं होता है। कैसे? देखो एग्जांपल से मैं बता देती हूँ आपको। z1 इक्वल टू मान लो आपने 0 ले लिया, 0 ले लोगे तो आ जाएगा, इक्वल ही आ जाएगा। आप ले लो 3i और z2 इक्वल टू ले लो आप 2, ठीक है। तो मॉड निकालना है, z1 प्लस z2 कर लो पहले, क्या हो जाएगा? 2 प्लस 3i हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? किसी प्रकार लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 3i प्लस 2 लिख दो, 2i प्लस 3 लिख दो। अब मॉड निकालो z1 प्लस z2 का, क्या हो जाएगा? इसका रियल पार्ट कितना है? 2 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट कितना है? 3 का स्क्वायर। 2 2 जा 4 प्लस 9 स्क्वायर रूट ऑफ 13 आ जाएगा। अच्छा, अब मॉड ऑफ z1 निकालो, क्या आ जाएगा? 3 3 जा 9। मॉड ऑफ z2 निकालो, क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 4। तो मॉड ऑफ z1 और प्लस मॉड ऑफ z2 करो, क्या स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 4, क्या स्क्वायर रूट ऑफ 13 होता है? नहीं होता भाई, प्रोडक्ट होता है। अगर 9 इंटू 4 होता तो 36 हो जाता, लेकिन 9 प्लस 4 13 नहीं होता है, ऐसे हम ऐड नहीं करेंगे। तो ये हमारे पास यहाँ से पता चल गया कि z1 प्लस z2 का मॉड नॉट इक्वल टू होता है मॉडुलस ऑफ z1 प्लस मॉडुलस ऑफ z2, ठीक है। और ये आपके सिलेबस में नहीं है अभी, इसीलिए मैं नहीं बता रही हूँ कि रियल प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है। आपको सिर्फ ये दोनों प्रॉपर्टीज ही याद रखनी है। आगे बढ़े, अब इनको आप वेरीफाई कर सकते हो। दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेना, उनका प्रोडक्ट करना, फिर अलग अलग मॉड निकालना, फिर प्रोडक्ट के बाद मॉड निकालना, देखना बराबर आएगा। अब हम पढ़ते हैं, फिर से स्लाइड खत्म हो गई तो हमें कुछ स्लाइड्स को फिर अभी ऐड करना पड़ेगा, और ऐड करने के बाद ही हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपने ये क्लासेस देख ली ना, तो इसके बाद आपको लाइफ में
कॉम्प्लेक्स नंबर तो आगे नहीं पढ़ना पड़ेगा, बेस आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, फिर कंपटीशन के लिए ही पढ़ोगे जब आपको आएगा, ठीक है। स्कूल के लिए तो कहानी यहाँ पे खत्म हो जाएगी। अब आएगा कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो मान लो हमारे पास z इक्वल टू a प्लस आई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, जिसमें से आपको पता है a और b क्या होते हैं, रियल नंबर से आते हैं, ठीक है। तो कॉन्जुगेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऊपर बार लगा के, ठीक है। ये हमारे पास क्या रिप्रेजेंट करता है, कॉन्जुगेट ऑफ z। और ये होता क्या है, a जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज आता है माइनस, और यही है कॉन्जुगेट। अच्छा, इतना इजी है क्या मैम? बिल्कुल। मान लो पहला एग्जांपल z इक्वल टू आई, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, तो सबसे पहले तो इसके ऊपर बार लगाओगे तब पता चलेगा कि आप उसका कॉन्जुगेट निकाल रहे हो। अच्छा, साइन चेंज कर दो तो माइनस का आई। दूसरा, z इक्वल टू जीरो, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा मैम, अरे जीरो ही होगा, जीरो का साइन थोड़ी चेंज करोगे। z इक्वल टू थ्री, तो जेड बार क्या हो जाएगा, ये भी थ्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें साइन किसका चेंज करना है, इमेजिनरी पार्ट का, रियल पार्ट का नहीं करना। फोर्थ नंबर देखो, जेड इक्वल टू अगर है टू माइनस का फाइव आई, तो कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, टू प्लस का फाइव आई, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव था तो हमने क्या कर दिया, पॉजिटिव। समझ आ गया आपको? इजी। अच्छा, इजी है तो इसका जियोमेट्रिकल मीनिंग भी समझ लेते हैं यहीं पे कि कॉम्प्लेक्स प्लेन में कैसे दिखेगा। मान लो यहाँ पे कोई z इक्वल टू ए प्लस आई है, तो आप बताओ, इमेजिनरी इधर पॉजिटिव होता है ऊपर साइड, और रियल पार्ट की तो बात ही नहीं, चेंज क्या हो रहा है हमारे पास, इमेजिनरी। अगर ये हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, ये हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसकी जो मॉडुलस वैल्यू हमेशा सेम होगी, सेम होगी, क्या होगी, सेम होगी। तो माइनस आई भी करोगे, आई भी मान लो यहाँ कहीं होगा, ये बी होगा, यहाँ कहीं ए होगा, ठीक है। अब हमें ए माइनस आई भी चाहिए, तो माइनस भी तो यहाँ कहीं होगा ना, सेम डिस्टेंस पे। जितनी ओरिजिन से ऊपर पॉजिटिव होगा उतना ही नीचे होगा, तो यहाँ कहीं बना देगा ये ए माइनस आई भी। तो ये हमारे पास हो जाएगा जेड इक्वल टू, जेड बार इक्वल टू ए माइनस आई बी। और इसे बार नहीं पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं कॉन्जुगेट ऑफ जेड इक्वल टू, क्या पढ़ते हैं, कॉन्जुगेट ऑफ जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए माइनस का आई बी। क्लियर है? अच्छा, इसकी वैल्यू दोनों की सेम आएगी। देखो फोर्थ नंबर एग्जांपल से देखो, अगर मैं मॉड ऑफ जेड निकालती हूँ तो कितना आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ, रियल पार्ट कितना है टू, तो टू का स्क्वायर, प्लस इमेजिनरी पार्ट कितना है माइनस का फाइव का स्क्वायर, इक्वल टू 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 जा फोर प्लस 25, कितना आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 29। अब आप मॉड निकालो किसका, कॉन्जुगेट का, तो क्या आएगा देखो, टू का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट कितना है फाइव का स्क्वायर, तो अगेन ये भी हमारे पास कितना आ गया, 29 आ गया। तो अंतर क्यों नहीं पड़ रहा है, क्योंकि हम इमेजिनरी वैल्यू की स्क्वायर कर देते हैं, और स्क्वायर आपको पता है हमेशा पॉजिटिव होता है। तो जितनी डिस्टेंस यहाँ से इसकी होगी उतनी ही डिस्टेंस यहाँ से इसकी होगी, मतलब ये हमारे पास होगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये भी होगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है? अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ऊपर लाई कर रहा है एक्स एक्सिस के, मतलब रियल पार्ट ऑफ जेड के, तो उसका कॉन्जुगेट उसके नीचे लाई करेगा। और अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर नीचे लाई कर रहा है रियल पार्ट ऑफ जेड के, तो वो फिर उसका कॉन्जुगेट ऊपर लाई करेगा। क्लियर है? कहानी समझ आ गई क्या आपको? अच्छा, अब अगर कहानी समझ आ गई है तो इसकी भी हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज। क्या बात करेंगे? प्रॉपर्टीज। क्या कहती हैं कि आप अगर पहली नंबर जेड निकालो और कॉन्जुगेट ऑफ जेड करो तो ये आता है मॉड ऑफ जेड का होल स्क्वायर के बराबर। कैसे? चलो, जेड इक्वल टू हम ले लेते हैं टू प्लस थ्री आई, तो जेड बार क्या हो जाएगा हमारे पास, टू माइनस का थ्री आई। मॉड ऑफ जेड निकाल लो, कितना आएगा, टू टू जा फोर प्लस थ्री थ्री जा नाइन, कितना आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 50। अब बोल रहा है कि जेड और जेड बार निकालो, निकालो चलो, टू प्लस का थ्री आई इंटू टू माइनस का थ्री आई, प्रोडक्ट करो, टू टू जा फोर माइनस का सिक्स आई प्लस का सिक्स आई, और कितना जाएगा, माइनस का थ्री आई स्क्वायर, सिक्स आई से सिक्स आई कैंसिल, फोर माइनस प्लस थ्री थ्री जा नाइन नहीं होगा क्या यहाँ पे, यहाँ क्या आ जाएगा नाइन, तो नाइन फोर कितना आ गया 13।
अब अगर मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर करो तो कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 13 का स्क्वायर, कितना आ गया ये देखो 13। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी आपको बहुत काम आने वाली है, इसको याद रखना है कि अगर आप जेड और मॉडुलस ऑफ जेड करते हो तो क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर। दूसरी प्रॉपर्टी कि अगर मान लो जेड प्लस जेड बार करते हो, इसमें आप दिमाग लगाओ क्या आएगा, और जेड माइनस जेड बार करते हो तो क्या आएगा। देखो यहां से देखो, इसी एग्जांपल से समझो भाई, जेड और जेड बार, ये दोनों जेड और जेड बार है, इन दोनों को ऐड करो, ऐड करोगे तो आपको नहीं लगता कि ये पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, रियल पार्ट बचेगा, लेकिन अब सेम है, दोनों का रियल पार्ट सेम है, तो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ रियल ऑफ जेड। ठीक है, दोनों को घटा दो, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो रियल पार्ट तो निपट जाएगा, यहाँ साइन चेंज हो जाएगा, ये भी साइन चेंज हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, 2 टाइम्स ऑफ इमेजिनरी ऑफ जेड। रटना नहीं है, समझना है कैसे आता है। ठीक है, आप देखो फोर्थ प्रॉपर्टी देखो कि अगर हमारे पास z इक्वल टू जेड बार है तो ये तभी पॉसिबल है इफ z इक्वल टू रियल पार्ट, रियल नंबर क्या है, अगर z इक्वल टू रियल नंबर है तो उसका कॉन्जुगेट उसके बराबर हो जाएगा। देखो कैसे, पिछले हमने देखे कुछ एग्जांपल, यहाँ देखो हमने सिर्फ रियल नंबर लिया तो उसका एक कॉन्जुगेट उसी के बराबर है, ये रियल नंबर लिया तो उसका कॉन्जुगेट उसके बराबर है। ठीक है, क्लियर है। अब फिफ्थ प्रॉपर्टी है कि अगर हमारे पास z, ठीक है, इतनी ही प्रॉपर्टीज हमारे पास हैं, 4 ही प्रॉपर्टीज आप पढ़ो। ठीक है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने का। एक तरीका मैंने आपको बताया है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने का, एक तरीका और है बाय फॉर्मूला। क्या है, बाय फॉर्मूला। एक मैंने आपको बता दिया कैसे निकालना है, उससे भी निकालोगे कोई गलत नहीं है, बट अगर आपको बाय फॉर्मूला निकालना है तो जेड इनवर्स इक्वल टू होता है मॉडुलस ऑफ जेड, कॉन्जुगेट ऑफ जेड अपॉन मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर। क्या होता है, कॉन्जुगेट ऑफ जेड अपॉन मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर, जेड इनवर्स इक्वल टू। अल्टीमेट कहानी वही है, आना सेम चीज है, बस उसने इजी कर दिया है। अब आप खुद ही देखो, चलो एग्जांपल ले लेती हूँ मैं, जेड इक्वल टू मान लो है 2 माइनस का 3i, तो जब हम 1 अपॉन जेड निकालते हैं, और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, जेड इनवर्स। ठीक है, ध्यान रखना, मल्टीप्लीकेटिव आपको पता है ना कि जेड अगर डिनोमिनेटर में जाएगा तो 1 अपॉन जेड इनवर्स बन जाएगा, ऊपर गया तो जेड बन गया। ठीक है, तो 1 अपॉन जेड है तो ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, जेड इनवर्स बन जाएगा। क्लियर है ना। अब 1 अपॉन जेड है, इसको आप क्या लिखोगे, 1 अपॉन 2 माइनस का 3i, जो मैंने पुराना तरीका बताया था। फिर क्या बोला कि 2 प्लस 3i से और 2 प्लस 3i से प्रोडक्ट कर दो। अब आप एक बात बताओ कि ये कॉन्जुगेट है क्या, इसका कॉन्जुगेट है ना, ऊपर तो 2 प्लस 3i है, नीचे क्या है, 2 माइनस का 3i इंटू 2 प्लस का 3i। ठीक है, अब आगे देखो आप, 1 अपॉन जेड इक्वल टू, यहाँ 2 प्लस 3i, क्या इसका आप कॉन्जुगेट निकालोगे तो 2 प्लस 3i आएगा कि नहीं आएगा, आएगा मैम, तो यहाँ लिख दो कॉन्जुगेट ऑफ जेड अपॉन, नीचे देखो आप, ये जेड है और ये जेड बार है क्या, कॉन्जुगेट ऑफ जेड है क्या, बिल्कुल है मैम, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं जेड इंटू कॉन्जुगेट ऑफ जेड। तो यहाँ से जेड बार इक्वल टू, अभी एक प्रॉपर्टी बताई है जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट ऑफ जेड इक्वल टू क्या होता है, मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर, ये हो गया मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर, और यही मैं आपको बताई कि नहीं, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, जेड इनवर्स। तो ये फॉर्मूला कुछ नहीं है, बस उसी का ही उसने क्या कर दिया है, इस मेथड से उसने डिराइव कर दिया है। ठीक है, तो आप दोनों ही तरीके से निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका अगर आप फॉर्मूले से निकालना चाहो तो क्या हो जाएगा, जेड इनवर्स इक्वल टू कॉन्जुगेट क्या होता है, 2 प्लस 3i, बिल्कुल सही। अब मॉडुलस निकालो, उसका होल स्क्वायर करना है, तो मॉडुलस ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा -3 का कर लो क्योंकि जेड में -3 है, और इसका करना है हमें होल स्क्वायर, तो बेसिकली आप अंडर रूट ना ही लगाते तो बेहतर रहता। तो 2 प्लस 3i इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 टू जा 4, चल जा भाई चल जा, प्लस 3 का स्क्वायर करोगे तो 9, तो कितना आ जाएगा, 2 प्लस 3i इक्वल टू 30 अपॉन 30। ठीक, यहाँ से सॉल्व करो, यहाँ से भी सेम चीज आएगी, देखो न्यूमरेटर तो सेम है, डिनोमिनेटर की बात करते हैं, इनटू कर दो,
तो यहाँ a माइनस बी इंटू ए प्लस बी फॉर्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर मतलब 4 माइनस 3i स्क्वायर मतलब 9 प्लस का 9, क्योंकि आई स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा अपॉन में 13 और ऊपर तो 2 प्लस 3i। ठीक है, आई बात समझ में? तो आप चाहे ऐसे करो चाहे आप फॉर्मूला से करो, दोनों से हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सेम मिलने वाला है। तो अब आप क्या करोगे, हमारे पास अब आते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन को हम नेक्स्ट उसमें करेंगे क्लास में, क्योंकि ये थ्योरी ज्यादा हो गई है, तो आप इसको तब तक डाइजेस्ट करोगे, चीजों को समझोगे कि कॉम्प्लेक्स क्या होता है, आया क्यों, क्यों कहाँ से आया, सारी चीजें, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, एल्जेब्रा क्या है, सारी चीजों को आप ध्यान से समझोगे। बट मैं आपको बता दूं कि इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये आपको पता ही होना चाहिए कैसे निकालते हैं, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना ही आना है पहला। दूसरा आपको पता होना चाहिए मॉडुलस, मॉडुलस कैसे निकालते हैं, ठीक है। फिर पता होना चाहिए आपको कॉन्जुगेट और इनकी प्रॉपर्टी, मॉडुलस और कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज विद प्रॉपर्टीज, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। फिर तीसरी नंबर की जो चीज है वो आयोटा का जो हमने सिंप्लीफिकेशन पढ़ा था ना, ये होना चाहिए। ये तीन चीजें आपको आज की क्लास से क्या है, इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेंगी ही मिलेंगी, ठीक है। तो चलते हैं, थैंक यू सो मच इतना पेशेंस बनाने के लिए, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।